तो लास्ट टर्न पे जब भी बात हुई थी इसकी हमने थ्योरी पढ़ी थी, तब कॉमन फोर्सेस की बात हो रही थी जिसमें टेंशन वगैरह बताया था। याद है? टेंशन फोर्सेस की बात हुई थी, यस। है ना? सिद्धि, तुम्हें पता है टेंशन फोर्स हाँ बताया सर। था? स्ट्रिंग में लगता है ना? एक स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन फोर्स डेवलप होता है, ठीक है? और और उसके अलावा एक सेकेंड, नॉर्मली यहाँ पे जो फोर्सेस थे उनको सर क्लासिफाई। फिजिक्स का पार्ट वन ही चल रहा है ना? हाँ, अभी पार्ट वन ही चल रहा है, लॉज ऑफ मोशन फोर्स वाला। उसमें तुम्हारे में क्या नाम है वो नहीं पता हमको। सर अभी तो कुछ पढ़ा है आपने? नहीं, कुछ खास नहीं, क्योंकि ज्यादा कोई आया नहीं था, सब लेट आए थोड़ा थोड़ा, तो बस स्टार्ट किया ही था तुरंत। ठीक है। कॉमन फोर्सेस में थोड़ा बहुत बातें हो गई थी, कि क्या क्या होते हैं फोर्स, एक तो टेंशन वगैरह हो गया, ठीक है? एमजी वगैरह हम लोग पहले ही देख चुके हैं। उसके अलावा सेकेंड। स्प्रिंग स्प्रिंग वाला फोर्स हो गया, स्प्रिंग रिलेटेड, जिसके बारे में हमने बता दिया था कि वो के एक्स होता है। ठीक है, ठीक है। नितिशा, याद है? अच्छा। हम्म सिद्धि, स्प्रिंग में स्प्रिंग में फोर्स कैसे डेवलप होता है? जब तुम उसको खींचती हो आगे की तरफ या उसको दबाती हो अंदर की तरफ, तब फोर्स डेवलप होता है, और जितना ज्यादा खींचोगी उतना ज्यादा फोर्स डेवलप होगा ना इसमें, स्प्रिंग में, हाँ है ना? सर। तो जितना अगर फोर्स इसके डिस्प्लेसमेंट पे ही, तो यानी कि इसकी ये वाला जो पॉइंट है, अगर तुम खींच के यहाँ ले आई तो इतना डिस्प्लेस कर दिया ना तुमने इसको, एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है? तो इसी के प्रोपोर्शनल हो गया ना फिर फोर्स तो। लेकिन अगर ये फोर्स तुम्हारा लगाया वाला नहीं है, ये फोर्स स्प्रिंग में डेवलप फोर्स की हम बात करें, तो वो तो अपोजिट साइड में डेवलप होगा। तुम अगर इधर डिस्प्लेस कर रही हो तो स्प्रिंग पीछे खींचेगी, अपोज करती है ना स्प्रिंग तुम्हारे फोर्स को। तुम इधर खींचोगी तो स्प्रिंग पीछे खींचेगी। क्लियर है? तुम दबाओगी स्प्रिंग को तो स्प्रिंग तुमको दबाएगी उस तरफ। ऐसा होता है ना? तो वैसे ही अगर वो फोर्स ये वाला है, स्प्रिंग वाला, तो माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल होगा, ना कि एक्स के। क्योंकि हम इस तरफ चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट इधर देंगे, तो फोर्स ऊपर की तरफ डेवलप होगा। सही है? स्प्रिंग में तो ये प्रोपोर्शनैलिटी जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है के, ठीक है? जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट बोल सकते हैं। उस स्प्रिंग की प्रॉपर्टी के हिसाब से होता है ये। के की वैल्यू डिसाइड होती है कि स्प्रिंग किस तरह की है, कितनी मजबूत है, और मतलब पूरा कंस्ट्रक्शन जो है स्ट्रिंग का, कि उसमें बड़े बड़े सर्कल बन रहे हैं या छोटे छोटे सर्कल बन रहे हैं, ठीक है? उनके सर्कल्स के बीच का जो गैप है जिसको पिच बोलते हैं, वो कम है कि ज्यादा है, और जो स्प्रिंग है उसका जो मटेरियल है वो कौन सा है, कितना स्ट्रेंथ है उसकी, मोटा है कि पतला है, ये सब चीजों पे के डिपेंड करता है। क्लियर है? बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है या फोर्स कांस्टेंट जो होता है। क्लियर? तो जब भी स्प्रिंग वगैरह की बात आएगी, उसमें फोर्स की बात आएगी, तो हम के एक्स में ही लेंगे, इसी फॉर्म में लिया जाता है उसको हमेशा। क्लियर? स्ट्रिंग की बात आएगी, एक रस्सी, रोप, थ्रेड, तो हम टेंशन की बात करेंगे, ठीक है? और वाटर वगैरह में क्या होता था, याद है? बॉयंसी फोर्स या बॉयंट फोर्स, हम्म याद है ना? इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फोर्स तो हम लोग शुरू में ही थोड़ी थोड़ी बात कर चुके हैं कि वो सब होते हैं। यहाँ पे और हम देखें जो यहाँ पे ज्यादा काम आने वाले हैं, वो है एक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है? अब फ्रिक्शनल फोर्स का पता है किसको बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स जब दो चीजें आपस में रब होती हैं, ठीक है? यानी कि एक ये है, एक मान लो टेबल है, तो अगर हम इस ब्लॉक को इस तरफ लेके जाना चाहें, या फिर इस ब्लॉक को पकड़े रहें और इस टेबल को इस तरफ लेके जाना चाहें, ब्लॉक पकड़े रहें हम, तो क्या होगा? एक रिलेटिव मोशन होगा ना, दोनों में तो सेम ही बात आएगी। इनके बीच में एक फ्रिक्शन डेवलप होगा, घिसेंगे ये दोनों आपस में। सही है? हम्म सबको आवाज आ रही है? हाँ सर। सबको समझ में आ रहा है ना कैसे? अगर ये इधर चलेगा तो टेबल उसके रिस्पेक्ट में इधर चलेगा ना, उल्टा। जैसे हम लोग सड़क पे आगे जाते हैं तो सड़क हमारे रिस्पेक्ट पे पीछे जा रही है, इनडायरेक्टली देखें तो। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही अगर हम कोई चीज घिस रहे हैं किसी चीज पे, तो उस चीज को आगे, और जो चीज दूसरी है उसको पीछे लेके जाना पड़ेगा, तभी तो घिसने वाला काम हो पाएगा ना, ठीक है? तभी तो फ्रिक्शन डेवलप होगा। तो इसके बीच में एक फोर्स डेवलप होता है जिसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन।
और दो सरफेस के बीच में लगता है जब दोनों सरफेस इधर उधर चलना चाहती है, मतलब एक जिस तरफ जा रही है दूसरी उसके ऑपोजिट जा रही है या रुकी हुई है, ठीक, दोनों सेम तरफ जा रहे हैं तो फिर और सेम सेम स्पीड से जा रहे हैं तब फ्रिक्शन की कोई बात नहीं आएगी। क्लियर? आई बात समझ में? तो ऐसा कुछ है फ्रिक्शन के बारे में। तो ये डिपेंड करता है दोनों सरफेस पे कि सरफेस कैसी है। दो तरह की चीजें होंगी तो दोनों की सरफेस होगी ना, जैसे एक ये ब्लॉक है एक ये ब्लॉक है, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, यहाँ पे है फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये किस चीज का बना है, ये किस चीज का बना है, उसके अलावा इसका जो सरफेस है वो स्मूथ है, थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ किया गया है, ज्यादा रफ रखा गया है, पता नहीं, सही है ना। तो मटेरियल के हिसाब से इसकी भी फ्रिक्शन में एक प्रॉपर्टी होती है हर सरफेस की, ठीक है। अगर ये आयरन का है तो प्रॉपर्टी अलग होगी, ये आयरन है और ये रबर है तो प्रॉपर्टी इनके बीच के फ्रिक्शन की अलग होगी। और फ्रिक्शन भी दो चीजों पर डिपेंड करता है, ये नहीं है कि आयरन की सरफेस का एक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। मतलब एक चीज होती है फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट जो कि दो सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आयरन रबर, है ना, रबर और कंक्रीट। रोड पे हम चलते हैं तो हमारा शू के नीचे मान लो रबर लगा हुआ है, ठीक है, सिलिकॉन या रबर टाइप का वो लगा रहता है, सोल जो होता है। और जो क्या नाम है, रोड है वो कैसी है, कंक्रीट है, या मान लो किसी मॉल वॉल में चल रहे हैं तो वो रोड टाइल की बनी हुई है ना, तो मिट्टी विट्टी टाइप समझ लो, तो उनमें कितना फ्रिक्शन होगा। तो ये एक कोएफिशिएंट एक कांस्टेंट भी होता है उसके बीच में कि इसके हिसाब से तय होगा। बाकी एक चीज के और हिसाब से तय होता है कि कितना फोर्स लगा के हम उस चीज को देख रहे हैं। क्लियर? हाँ सर। मतलब कि एक ब्लॉक रखा हुआ है तो एक तो इसका अपनी इन दोनों की प्रॉपर्टी है कि ये ब्लॉक किस चीज का बना है और ये टेबल किस चीज का बना है या दूसरी सरफेस किस चीज की बनी है, तो उस पे तो डिपेंड करेगा म्यू। म्यू होता है फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट। सबको पता है, मतलब समझ में आ रहा है? नितिशा, सिद्धार्थ, यस सर। क्लियर है यस ना? सर। तो म्यू हो गया। उसके अलावा किस चीज पे डिपेंड करेगा, अगर मान लो थोड़ा सा ऑयल गिरा भी है फिर भी अगर ठीक से चलना है तो कैसे चलेंगे। मान लो सरफेस पे ऑयल गिरा है और हमें फिर भी चाहिए फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन हमें चलने में हेल्प करता है, सीधी सी बात है, आगे बढ़ने में मूव करने में हेल्प करता है। तो अगर ऑयल वगैरह गिरा गिरा हुआ है तो बिना फिसले चलेंगे कैसे? क्योंकि हमने शूज पहने हैं, उनकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। नहीं, अगर वो अच्छा नहीं है मान लिया, फिर वो सर जैसा है फोर्स वैसा लगा है। हाँ, क्या करके? फोर्स लगा के। हाँ, थोड़ा पैर को दबा दबा के रखोगे। आराम आराम से चलेंगे। आराम से मतलब नहीं है, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा ज्यादा दबा दबा के चलो, जमीन को थोड़ा पैर से ज्यादा दबाओ, ठीक है। और टिल्ट वे में नहीं, ऐसे मत दबाओ, 90 डिग्री पे दबाओ, ताकि क्या मिले, एक रिएक्शन फोर्स ज्यादा मिले, क्योंकि फाइनली जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो म्यू और रिएक्शन फोर्स का प्रोडक्ट होता है। म्यू जो कि उन दोनों सरफेस की प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट है, ठीक है, दोनों के मिला के प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट है। ये वैसा है जैसे कि दो मीडियम्स का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, सुना है ऑप्टिक्स में? रिफ्रैक्टिव यस इंडेक्स क्या होता है? सर। तो वो किसी एक मीडियम का नहीं, अगर हम तुमसे पूछें कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है तो कैसे बताओगे, या ग्लास का कितना होता है? विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होता है सर। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू कुछ बताना पड़ेगा, यानी कि दो चीजों की प्रॉपर्टी पे मैच करेगा वो। यानी कि जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि वाटर के रिस्पेक्ट में बताना है कि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बताना है कि एयर के रिस्पेक्ट में बताना है, तब तक तुम नहीं बता सकते हो। उसी तरह फ्रिक्शन का भी वही हाल है। अगर हम कहें कि रबर कितना फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, या रबर का जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट होता है वो कितना होता है, तो कुछ नहीं होता है। जब तक दूसरी सरफेस नहीं बताएंगे तब तक कैसे पता चलेगा। अगर हम कहें रबर और आयरन का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना होता है, तब बात होती है कि हाँ कुछ होगा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, क्योंकि ये दो सरफेसेस होंगी ना डिफरेंट तरह की। रबर रबर का भी समझ सकते हो, रबर और रबर का कितना होता है, ठीक है। दो सरफेसेस की बात आएगी तभी होगा, दो मटेरियल की, अब वो डिफरेंट हो सकते हैं सेम हो सकते हैं। हुआ क्लियर? तो म्यू तो वो प्रॉपर्टी है, वो तो उस पर डिपेंड कर जाएगा, ठीक, मटेरियल क्या लिया तुमने। लेकिन उसके अलावा भी मान लो मटेरियल जो था वो तो है ही है, अब तो बीच में चेंज हो नहीं जाएगा, तब क्या कर सकते हैं, तो हम अपना जो फोर्स है
जो हम पैर से दबा के लगा रहे हैं उस सरफेस पे, या मान लो ये ब्लॉक लगा रहा है, अगर हम खुद हैं तो हम उसको बदल सकते हैं ना। नॉर्मली ये ब्लॉक तो नहीं बदल सकता अपना एमजी, उसका तो अपना फिक्स एमजी लग रहा होगा, पर थोड़ा हम लोग ज्यादा फोर्स लगा सकते हैं किसी एक तरफ। समझ रहे हो? दोनों की जगह एक पैर पे खड़े हो जाओ, ज्यादा फोर्स लगने लगेगा, आर ज्यादा मिलने लगेगा। आई बात समझ में? तो यस सर। दबा दबा के चलने से फिर थोड़ा सा फ्रिक्शन ज्यादा मिलने लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो की वैल्यू जो होती है वो आर रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स जिसको बोलते हैं, दोनों सेम बातें हैं, उस पर डिपेंडेंट होती है। हुआ क्लियर? और यस सर। इसी इसी से आती है प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके। ठीक है? अगर ऐसे देखें कि फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स, जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको म्यू बोलते हैं। ठीक है? म्यू, MEW। और ये म्यू यहाँ पे फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट होता है। ठीक है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाई है, जिसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे नाम दिया होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन भी दो टाइप के होते हैं। एक तो है जैसे टेबल पे एक चीज रखी हुई है, और एक वो मतलब है 5 किलो का कुछ, 5 किलोग्राम का कुछ ब्लॉक है, टेबल पे रखा है। एक चूहा आके उसको मूव कराना चाहे तो करा सकता है क्या? फ्रिक्शन है यहाँ पे, तब नो सर। नहीं करा सकता है। सबको क्लियर है ना? नहीं करा सकता है। फ्रिक्शन है, टेबल और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, तो चूहा इसको मूव करा सकता है 5 किलो के ब्लॉक को? नहीं सर। नहीं करा सकता। तो क्यों नहीं करा पा रहा है? कौन रोक रहा है उसको? फ्रिक्शन रोक रहा है ना। हाँ सर। यस सर। ठीक है? तो यहाँ जो ये फ्रिक्शन रोक रहा है, रुकी हुई चीजों पे लग रहा है ना। और अच्छा, जब ये ब्लॉक ऐसे ही रखा हुआ है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तब फ्रिक्शन लग रहा होगा क्या इनकी दोनों की सरफेस के बीच में? नो सर। पक्का? सर लग तो रहा होगा। क्यों? फ्रिक्शन तब तक नहीं आता है जब तक कोई एक्ट ना हो। फ्रिक्शन रिएक्टिव फोर्स है। जब तक एक्शन नहीं होगा फ्रिक्शन डेवलप होता ही यस नहीं। सर, समझ गया, अपोजिंग फोर्स होती है। हाँ, तो यानी कि कोई इसको मान लो अब पुश करने की कोशिश करे या पुल करने की कोशिश करे, तब फ्रिक्शन की बात आएगी, तब फ्रिक्शन का रोल आएगा कि फ्रिक्शन है नहीं है जो भी है। या फिर कोई ना पुल करे पुश करे, तो ये सरफेस ही परफेक्ट हॉरिजॉन्टल ना हो, थोड़ी सी टिल्टेड हो, तो अपने आप ही ग्रेविटी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आने लगेगा। ठीक है? mg ऐसे होगा यस सर। तो इसका एक पर्टिकुलर कंपोनेंट इधर आ जाएगा, mg साइन थीटा स्क्वायर। साइन थीटा। ठीक है? तो वो उस वजह से वो इस तरफ जाएगी और फ्रिक्शन आने लगेगा। लेकिन अगर परफेक्टली हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तब फिर फ्रिक्शन तब तक नहीं आएगा जब तक बॉडी चलने की या तो टेंडेंसी नहीं दिखाती है या चलती नहीं है। ठीक है? या तो चलने की कोशिश करे या चल जाए। तो जब चलने की सिर्फ कोशिश हो रही होती है, जैसे चूहा उसको चलाने की कोशिश कर रहा है, तो ब्लॉक चलने की कोशिश तो कर ही रहा है, ऐसा थोड़ा ना कि बिल्कुल चलने की कोशिश नहीं कर रहा है। ठीक है? लेकिन यस क्योंकि सर। क्योंकि फ्रिक्शन है, क्योंकि फ्रिक्शन इतना है कि चूहा उस फ्रिक्शन को नहीं तोड़ पा रहा है, तो ब्लॉक चल नहीं रहा है। तो रुके हुए सिचुएशन में जो फ्रिक्शन होता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। स्टैटिक का मतलब ही होता है ना रुका हुआ, यस सर। स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन ध्यान रखना, रुके हुए सिचुएशन का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नहीं लग रहा है। टेंडेंसी कम से कम होनी चाहिए चलने की। दो बातें हो सकती हैं, या तो एक चीज रुकी है, दूसरी चीज चल रही है, पक्का है कि चल रही है, या फिर एक चीज रुकी है और दूसरी चीज चलने की टेंडेंसी शो कर रही है, मतलब कि चलने वाली है, कोशिश कर रही है चलने की, पर क्योंकि फ्रिक्शन है तो फिलहाल रुकी हुई है। कोई लगा रहा है फोर्स पर अभी चलना शुरू नहीं हुआ है। जैसे एक भारी बेड है, तो तुम ताकत लगा रहे हो लगा रहे हो लगा रहे हो, अभी चलना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जब तुम ताकत लगा रहे हो तो तुम्हारा फोर्स जा कहाँ रहा है? कोई तो सर अपोज कर रहा होगा। फ्रिक्शन को अपोज करना। फ्रिक्शन अपोज कर रहा है ना तुम्हारे फोर्स को, तभी तो कुछ हो नहीं रहा है। तो खुद ही सोचो, अगर तुम जरा सी भी ताकत लगाओ तो भारी से भारी चीज कुछ तो चलेगी थोड़ा सा, यस सर, चलनी चाहिए तो है ना? चलती भी है। पॉइंट में ही एक्सेलरेशन आएगा, पर आएगा तो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि एक फोर्स दूसरा है जो तुम्हारे फोर्स को कैंसिल कर दे रहा है, काउंटर कर दे रहा है। ठीक है? जब तक बैलेंस नहीं होगा तुम्हारा फोर्स गायब तो नहीं हो जाने वाला। आई ना बात समझ में? तो वही यस। चीज है। तो रुके हुए सिचुएशन में जब टेंडेंसी होती है बॉडी की मूव करने की, बॉडी मूव करने वाली है ऐसा कुछ, तब जो फ्रिक्शन होता है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और उस केस में ये जो कोएफिशिएंट होता है ये भी अलग होता है। ठीक है? और उसका रीजन है, बताओ जरा। मान लो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 5 न्यूटन है, ये चूहा 4 न्यूटन लगा रहा है, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। लेकिन एक बात बताओ,
तब भी तो इम्बैलेंस हो गया, फिर तो ये इधर चल जाना चाहिए। नहीं सर। क्यों नहीं चल रहा है उधर? सर क्योंकि वो क्यों नहीं चल रहा है उधर? और हमने अभी भी बोला म्यू म्यू एन होता है, और एन क्या होता है? एम जी। क्योंकि नॉर्मल फोर्स इस ब्लॉक को कितना मिलेगा? टेबल इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगा? जितना ये ब्लॉक टेबल पे 5 लगाएगा, into 10 एम जी के बराबर। 5 into 10। ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes, सिद्धि, sir. यस। हाँ सिद्धि, सर. टेबल पे ब्लॉक mg फोर्स लगाएगा, तो ब्लॉक भी टेबल पे उतना ही लगाएगा, बस नाम होगा n, तो n की वैल्यू तो mg के बराबर ही होगी ना। ठीक है, तो वही चीज है, यहाँ पे n की जगह पे mg भी रख सकते हो तुम लोग। तो मास तो बदला नहीं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बदला नहीं, दोनों सरफेस बदली नहीं, तो फिर ये फोर्स तो रिजल्टेंट इस तरफ आ गया ना 1 न्यूटन का, तो फिर ब्लॉक को तो इधर चलना चाहिए, यानी कि चूहा उस तरफ धक्का दे रहा है, ब्लॉक इधर चलने लगे। ऐसा होता है क्या? नो सर। तो फिर ये क्या हुआ? सर वो इसका पूरा मतलब, 5 न्यूटन नहीं लग रहा उस पे, वो जितना लगा रहा है उतना ही अपोज कर रहा है, वो 4 बिल्कुल, न्यूटन ही लग रहा है। हाँ, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन इस तरह से काम करता है कि जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही उधर से फ्रिक्शन मिलेगा। हम 1 न्यूटन लगाएंगे, फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन मिलेगा, हम 2 न्यूटन लगाएंगे, फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन मिलेगा। लेकिन एक लिमिट होगी, बस स्टैटिक फ्रिक्शन की एक फाइनल लिमिट होगी। ये थोड़ी ना कि हम 100 न्यूटन लगा देंगे तो ये सौ नो न्यूटन सर। लगा पाएगा, तो ये 100 न्यूटन नहीं लगा पाएगा, लेकिन एक लिमिट तक तो लगा सकता है। मान लो इसकी फाइनल लिमिट है 10 न्यूटन, तो जब तक हम 10 न्यूटन लगाएंगे तब तक तो ये भी 10 न्यूटन लगा के अपोज कर देगा, लेकिन जैसे ही हम 11 न्यूटन पे जाएंगे तो फिर ये 10 ही लगा पाएगा और अपोज नहीं कर पाएगा। ठीक है, और उसमें भी एक ट्विस्ट है, अभी देखना। तो फिलहाल बात समझ में आ रही है ना, कि स्टैटिक Yes, sir. फ्रिक्शन फिक्स नहीं होता है, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है जो यहाँ पे लिखी है म्यू एम जी या म्यू एन, म्यू एस एम जी। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं है, ये मैक्सिमम सर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ, क्योंकि वो फिक्स होगा, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन फिक्स नहीं होगा, क्योंकि एक चींटी धक्का दे रही है तो उसको क्यों पूरा फोर्स लगाना है हर बार? नहीं लगेगा ना। यस सर। ठीक है, आई बात समझ में Yes, sir. सबको? सर वो स्मॉलर देन और इक्वल टू म्यू हाँ, एस उसी हिसाब एन से होगा। फिर उसको लिखना पड़ता है। तो नॉर्मल स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए अगर हम लिखेंगे, खाली स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, तो या तो इस मैक्सिमम इतना हो सकता है या इससे छोटा हो कम सकता है। होगा। तो ये सबसे ज्यादा वैल्यू है ना, तो लेस यस देन सर। इक्वल टू। ठीक है, प्रॉपर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ये रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू फाइनल म्यू एस एन या म्यू एस सर ए। इससे ज्यादा होता है तो वो मोशन में आ जाता है ना। हाँ, इससे ज्यादा अगर हम लगा देते हैं तो ये फ्रिक्शन हमारा अपोज नहीं कर पाता है हम्म, ना। जैसे कि एक सामान को उठाने के जैसा ही है, कि सामान का कुछ mg है, उस mg से ज्यादा अगर हमने लगा दिया, कोई तो वो हमारा फोर्स उठ जाएगा। mg से ज्यादा है तब तो ये सामान उठेगा। अगर mg के बराबर है तब भी धीरे धीरे ये सामान उठ सकता है, लेकिन अगर mg से जरा सा भी छोटा है तो तब ये नहीं। सामान किसी हालत में उठ नहीं पाएगा। सबको बात समझ में आ रही है ना? सर बराबर Yes, में sir. कैसे उठेगा, बराबर तो। बराबर में धीरे धीरे उठ सकता है, एक्सेलरेशन नहीं आएगा ना, लेकिन स्लोली स्लोली उठाया जा सकता है, बराबर काउंटर किया जाए तो। ठीक है, बहुत स्लो, इतना स्लो कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम लगभग जीरो हो जाए, इतना स्लो। ठीक है, बहुत धीरे। तो सर वो जो फिर नेट फोर्स होगी वो एम जी तो माइनस होगा ना उसमें से। हाँ, mg मतलब कि माइनस जैसे होगा, एम जी से जीरो ज्यादा होगा फोर्स, फोर्स, टोटल नेट फोर्स जीरो हो रहा होगा उस टाइम पे जब हम बराबर लगाएंगे। अगर उससे लेकिन ज्यादा लगाते हैं तो जिस फोर्स हाँ, से हम उसको उठाएंगे वो तो एम जी से माइनस करके निकलेगा ना। हाँ बिल्कुल, मतलब अगर हम ये 5 न्यूटन लगा रहे हैं और ये 4 न्यूटन था, तो फाइनली रिजल्टेंट फोर्स 1 न्यूटन का ही लग रहा है अपवर्ड, क्योंकि 5 - 4 करके अपवर्ड 1 न्यूटन आएगा। तो यानी कि एक्सेलरेशन वगैरह वो 1 न्यूटन फोर्स के हिसाब से डिसाइड होगा, ना कि 5 न्यूटन के हिसाब से। और सर लेफ्ट टू राइट में भी वही मतलब लगाएंगे हम। हाँ, लेफ्ट राइट में बस दो होने चाहिए, अगर एक ही है तो फिर क्यों लगाएंगे? नहीं मतलब नीचे फ्रिक्शन एमजी नहीं अपोज लगाएंगे। कर रहा है तो। हाँ, अगर फ्रिक्शन की बात है तो हाँ बिल्कुल, तो लेफ्ट टू अगर वो राइट में वही फ्रिक्शन करेंगे। से ज्यादा हो रहा है तो उसमें से फ्रिक्शन तो कम होगा ना। उतना माइनस कर देंगे, हाँ, जैसे हम इधर फोर्स लगा रहे हैं एफ, फ्रिक्शन लग रहा है मान लो स्मॉल एफ, तो अगर नेट फ्रिक्शन एफ से ज्यादा माइनस है, स्मॉल अगर एफ। ये एफ स्मॉल एफ से ज्यादा है, तो नेट फोर्स एफ माइनस स्मॉल एफ करके आ जाएगा। यस। ठीक है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ है, इक्वल है, क्योंकि तब तक चलेगा ही नहीं फिर। हाँ यस सर।
ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन का यही तो सिस्टम है, वो उतना ही दे रहा होता है फोर्स जितना कि उधर से रिक्वायरमेंट है, लग रहा होता है। जरूरत के हिसाब से। और एक मैक्सिमम लिमिट है, उसके बाद नहीं दे पाता है बस। सबको बात समझ में आ रही है कि फ्रिक्शन कैसे काम कर रहा हाँ है? तो ये हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन का सिस्टम कि उसकी वैल्यू जीरो से लेके उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक होती है। ठीक है, म्यू एस एन तक होती है। ठीक। अब बात आती है कि जब बॉडी चल गई, ठीक है, हमने चला दिया, स्टैटिक से ज्यादा फोर्स लगा दिया और बॉडी चलने लगी, तो चलते टाइम अलग वैल्यू होती है उसके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। ठीक है, मतलब अब हम कह रहे हैं कि एक ब्लॉक इस पे है और इसके पास है वेलोसिटी कुछ इस तरफ, ये इस तरफ चल रहा है, पहले से तय हो चुका है, और ये जो टेबल है वो रेस्ट पे है। तो यहाँ बीच में सरफेस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा, तो वो लगेगा फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट म्यू के हिसाब से, एक नया कोएफिशिएंट जिसकी वैल्यू इससे थोड़ी कम होती है। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट से थोड़ी कम होती है। ठीक है, सर क्योंकि काइनेटिक का मतलब कि वो मोशन में होगा तब जो लगेगा। इसीलिए बिल्कुल ठीक है, काइनेटिक का मतलब ही वही है। ठीक है, कि जब वो मोशन में है उस टाइम पे एक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट डिफरेंट होगा, जो कि होगा वही सब मटेरियल डिपेंडेंट ही होगा, पर क्योंकि मोशन में आ चुकी है वो बॉडी, तब की बात हो रही है, तो वो फिर अलग होता है, थोड़ा सा थोड़ी सी वैल्यू कम होती है स्टैटिक से, यानी कि म्यू एस थोड़ा बड़ा होगा और म्यू के थोड़ा छोटा होगा। आई बात सबको समझ में? सर, तो नहीं इस आई वाली। देखो, जब बॉडी चल, अच्छा फील करा देंगे तभी आएगा। कोई भारी चीज खिसका के देखी है कभी, शिफ्ट की है यस स्लाइड सर। करके? बैड। सर। किया है? तो एक चीज नोटिस की है कि पहले बहुत देर तक फोर्स लगा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, उसके बाद अचानक से वो शिफ्ट हो जाती है और हमें लगता है कि हमारा फोर्स तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही हो गया है। यस सर। होता है ना ऐसा? तो वो एक्चुअली ऐसा होता है, उसका रीजन है कि जब बॉडी चलने लगती है तो फोर्स कम रिक्वायरमेंट होता है। यानी यस कि हम सर। बता रहे हैं, देखो अभी हमने बताया था मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जैसे 10 न्यूटन है, तो हमें लग रहा है कि उसको चलाने के लिए 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब कुछ नहीं तो कम से कम 10.1 न्यूटन, ऐसा कुछ है ना? लेकिन सही बताएं, वो 10 न्यूटन फोर्स पे भी चलते रह सकती है बड़े आराम से। उसका रीजन कि ये उसके स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, एक बार तुमने तोड़ दिया उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कम है। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम ही होगी ना, सोच के देखो। सर मतलब कि जब जब वो मोशन में आ जाता है तो उस पर जो फ्रिक्शन लगता है वो कम कम लगती है। लगता है, हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन तोड़ना ज्यादा मुश्किल काम है, कोई बॉडी रुकी हुई है रेस्ट से चलाना मुश्किल काम है, चलती हुई बॉडी को सपोर्ट देना आसान है, उससे उसके हाँ रिलेटिव में सर आसान है। होता भी ऐसा यस है। सर। ठीक है, पहले से जरा जरा सी चल रही है ना, तब सपोर्ट देना उसको आसान होता है, क्योंकि उस टाइम पे फोर्स थोड़ा कम लगाना पड़ता है उससे, जितना कि हम बिल्कुल रुके हुए से उसको चला रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक बिजनेस में या फिर किसी भी चीज में ये चीज बोली जाती है कि 0 से 1 जाना सबसे ज्यादा मुश्किल है, 1 से 10 तक जाना बहुत आसान है, या 1 से 9 तक जाना बहुत इजी है। ठीक है, लेकिन 0 से 1 जाना हार्ड है, यस हार्डेस्ट है। सर। ठीक है, यस बहुत सर। कम कम लोग 0 to 1 जाते हैं, यानी कि तुम्हें कुछ नहीं पता है या तुम्हारे पास कुछ नहीं है, उससे कुछ ले आना। ठीक है, कुछ ना कुछ बना लेना उससे, कुछ भी नहीं है तब। ठीक, समझ में आई सर नहीं बात? होता भी ऐसा जब यस कार सर। को भी कभी धक्का मारते हैं तो फिर वो स्टार्टिंग में बड़ी मेहनत लगती है, फिर ऐसे वही कोशिश वही, करते रहते जरा करते। सा भी शिफ्ट हो जाती है तो उसके बाद ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, अब वो चलना शुरू हो गई। तो इसीलिए यहाँ से ये सब ऑब्जर्वेशन से ही निकाला जाता है कि काइनेटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट जो होता है वो स्टैटिक से कम होता है। अब सोच के देखो, दोनों तरफ हम एन का नॉर्मल का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि यस एफ सर। के, और ये क्या हो गया, मैक्सिमम एफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ एस नहीं, एफ एस मैक्स। एस मैक्स। यस सर। हाँ, एफ एस मैक्स, मैक्स। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है कि नहीं? साफ दिख रहा यस सर। है, अगर म्यू के कम है तो वो भी कम हुआ। सिद्धि गायब है सर लेफ्ट हो गई अभी। अभी अभी। ठीक है, तुम लोग समझ में आ रहा है? यस सर। पूरी क्लैरिटी है ना? ऐसा होता है। तो इसीलिए वो 10 न्यूटन से कम पे भी चल जाएगी, लेकिन शुरू में तुमको स्टैटिक तोड़ने के लिए 10 से ज्यादा लगाना पड़ेगा, मतलब वो अगर उसका लिमिटिंग ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ठीक है,
कि वो फ्रिक्शन की एक लास्ट लिमिट है, उससे ज्यादा फ्रिक्शन कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि देखो काइनेटिक वाला भी तो उससे कम ही है ना। यस सर। तो स्टैटिक और काइनेटिक दो दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। काइनेटिक चेंज होता नहीं, काइनेटिक फिक्स फ्रिक्शन होता है। मतलब जैसे स्टैटिक है उसकी वैल्यू 0 से लेके उसकी मैक्सिमम तक जाती है, लेकिन काइनेटिक की वैल्यू का ऐसा नहीं है, काइनेटिक की फिक्स वैल्यू होती है, एग्जैक्टली फिक्स। ठीक है, काइनेटिक की वैल्यू फिक्स होती है बिल्कुल पूरी तरह से। यस समझ में आई बात? यस तो सर। उसकी वैल्यू मतलब म्यू के बिल्कुल फिक्स होता है, और उसके कुछ 0 to वाला काम है नहीं। तो फाइनली सबसे बड़ी वैल्यू किस में मिली? काइनेटिक में तो मिली नहीं, सर स्टैटिक में मिली स्टैटिक और का मैक्सिमम मैक्स में मिली, में। यस है ना? सर। वही चीज है। हो गया क्लियर? तो म्यू एस एन उस तरीके से आ रहा है। ठीक है, यस सर। एक सेकंड होल्ड करना। हम्म तो देखें फिर आगे। ये समझ में आ गया ना फ्रिक्शन का क्या सिस्टम है पूरा? यस सर। तो जब भी हम यूज करेंगे तो ऐसे ही यूज करेंगे, काइनेटिक क्या है स्टैटिक क्या है, उस हिसाब से सब कुछ देखना पड़ेगा सर हमें। इम्पेंडिंग मोशन क्या होता है? कौन सा? इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग? पता नहीं, वैसे तो नाम एग्जैक्टली इस तरह से तो कोई मोशन नहीं देखा हमने, कोई मतलब सुना नहीं। लेकिन कहाँ पे लिखा है, इसमें कहीं पे है? यस सर। सर कहाँ पे? इंडिपेंडेंट होगा। हाँ, इंडिपेंडेंट हो सकता है, इम्पेंडिंग तो मुश्किल ही है। कहाँ पे लिखा है बताओ? सर सर ये इसी में है डेरिवेशन के ऊपर। एक सेकेंड। अच्छा अच्छा, ये हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस इम्पेंडिंग मोशन। अच्छा, ये उसको बोल रहे हैं इम्पेंडिंग का मतलब मोशन जो होने वाला है, हुआ नहीं है अभी। इम्पेंडिंग का मतलब जैसे अप्रोचिंग मोशन, जो मोशन होने वाला है। समझ रही हो? जैसे कोई चीज को तुम पुश कर रही हो, फिर फोर्स अपना बढ़ाते जा रही हो, तो अब वो होने वाला, चलने वाली है वो चीज। ठीक है, यस सर। शिफ्ट होने वाली है, हुई नहीं है ना अभी। ठीक है, तो इम्पेंडिंग का एक तरह से बस यही मतलब हो सकता है कि अप्रोचिंग मोशन, अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट होने से पहले की स्टेट। क्योंकि कोई भी मोशन बिल्कुल सडन स्टार्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, थोड़ा यस धीरे सर। धीरे करके कोई भी फोर्स लगता है, कोई भी चीज से देखोगी तो फोर्स लगता है, तो फोर्स की वैल्यू बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, फिर एक टाइम आता है जब वो मोशन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो इम्पेंडिंग मतलब स्टार्ट होने से पहले का। ठीक है, एक्चुअली वो मोशन है ही नहीं देखा जाए तो। स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस इम्पेंडिंग मोशन, मतलब टेंडेंसी टू स्टार्ट मोशन, ऐसा कुछ समझ लो। यस। टेंडेंसी मोशन, है ना, उसको बोलते हैं हम। सही है। तो देखें फिर आगे, इसमें यही सब बातें बताई गई होंगी। हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हो ना, फिगर्स बने हैं। तो अगर हम एक फोर्स लगाते हैं किसी ब्लॉक के ऊपर राइट साइड में, तो उसके सरफेस पे फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? लेफ्ट साइड, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा अपोज करने के लिए ही लगता है, अपोजिट साइड लगता है। ठीक है सिद्धि? यस। हाँ कब सर। समझ में आ रहा है कब लेफ्ट कर गई थी? अभी सर 2-3 मिनट पहले। तो ये फ्रिक्शन का सिस्टम समझ में आया या छूटा? फिर से एक बार थोड़े से में रिपीट करो ना। क्या आवाज आवाज नहीं आ रही थी या कुछ और प्रॉब्लम? हाँ सर रेंज इशू था। अच्छा, हम कह रहे देखो फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक और काइनेटिक। ठीक है, हाँ सर। स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक कब होता है? जब कोई मोशन हुआ नहीं है अभी, लेकिन तुम मोशन करवाना चाह रही हो, तुम फोर्स लगा रही हो किसी चीज पे, पर वो अभी चली नहीं है। जैसे एक बेड है, तो क्या तुम्हारे फोर्स लगाते ही चल जाएगा, खिसक जाएगा? नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जब तक तुम फिलहाल अभी फोर्स लगा ही रही हो पर वो अभी चला नहीं है, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक, लेकिन कोई चीज तुम स्लाइड करके खिसका के लेके जा रही हो आगे, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। आई बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। स्टैटिक मतलब रुकी हुई सिचुएशन में जो, और काइनेटिक मतलब जो चलते हुए सिचुएशन में फ्रिक्शन लगता है। ठीक, अब स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेके अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू तक होता है। ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स होता है, इसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है किसी भी केस में। ठीक है, दो सरफेस के हिसाब से। तो स्टैटिक का भी जो 0 से मैक्सिमम तक जाता है, उसका रीजन है कि जैसे एक बेड है, ठीक है, उसको खिसकाने के लिए चाहिए 100 न्यूटन फोर्स, शिफ्ट करने के लिए उसका फ्रिक्शन है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है 100 न्यूटन। ठीक, तो कम से कम इतना फोर्स चाहिए। तो जब तक तुम 10 लगाओगी, 10 न्यूटन, उस टाइम पे वो 100 न्यूटन क्यों देगा? 10 ही न्यूटन देगा ना तुमको, हाँ सर। है ना?
बराबरी करने के लिए वो 10 न्यूटन ही तुमको प्रोवाइड करेगा, फिर तुम 20 न्यूटन लगाओगी, फिर वो बराबरी करने के लिए 20 न्यूटन देगा, क्योंकि तब तक ना वो तुमसे दूर जा रहा है, मतलब तुम पुश कर रही हो उस तरफ भी नहीं जा रहा है, तो तुम्हारी तरफ भी तो नहीं आ रहा है ना। सोच के देखो, अगर तुम 20 न्यूटन लगा रही हो और वो 100 न्यूटन लगाने लगे, तो फिर तो उल्टा नहीं हो जाएगा, ये तो फिर इधर चलना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स इधर आ रहा है 80 न्यूटन। लेकिन ऐसा होता है क्या? वो क्या बेड को तुम शिफ्ट करती हो राइट और तुम्हारी तरफ शिफ्ट होने लगता है लेफ्ट में? नहीं होता ना ऐसा। तो यही दिखाने की कोशिश हो रही है कि वो स्टैटिक जो है चेंज होने वाला फ्रिक्शन है, यानी कि उसकी वैल्यू बदल सकती है, ठीक है, और एक आखिरी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो एक चींटी फोर्स लगाएगी तो वो चींटी के बराबर फोर्स दे देगा, ठीक है, और जितना भी हम लगाएंगे, लेकिन एक हाथी फोर्स लगाएगा तो हाथी के बराबर जरूरी नहीं है कि दे, एक मैक्सिमम उसकी वैल्यू है, उससे ज्यादा जो भी फोर्स लगाएगा उससे अपनी उसकी वैल्यू उससे ज्यादा नहीं होने वाली। आ रही बात समझ में? हाँ सर अभी आई। ये चीज है। और ये दोनों फ्रिक्शन जो हैं वो मटेरियल की, दोनों मटेरियल की, ये ब्लॉक की और ये सरफेस की, दोनों की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं। और वो प्रॉपर्टी कैसे शो होती है? म्यू से, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का अपना कोएफिशिएंट होता है म्यू एस, और काइनेटिक फ्रिक्शन का अपना कोएफिशिएंट होता है म्यू के, ठीक है। और जो वैल्यू होती है म्यू एस की वो बड़ी होती है म्यू के हिसाब से। और ये आया कैसे? कुछ नहीं है, जितना हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन उसके हिसाब से मिलता है, या फिर जितना कोई चीज भारी होती है उसके हिसाब से फ्रिक्शन मिलता है। जैसे अगर एक बात बताओ, पेपर की बात करते हैं, ठीक है, कागज A4 शीट ले लो चलो। वो कागज टेबल पे रखा हुआ है, तो टेबल है वुड, कागज भी वुड से ही बना है या जो भी है। तो एक कागज जब रखा होता है, ये चलो 4 कागज रखे हुए हैं, 4 कागज का स्टैक रखा है, उसको फोर्स लगा के खिसकाना कितना मुश्किल होगा? ज्यादा मुश्किल नहीं है ना? शिफ्ट करने पे के लिए हो जाएगा कि नहीं बताओ? सिद्धि तुमसे ही पूछ रहे हैं। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। हम कह रहे हैं कि एक 4 कागज रखे हुए हैं, 4 पेपर रखे हुए हैं टेबल के ऊपर, उसको शिफ्ट करना कितना मुश्किल है स्लाइड करके आगे की तरफ? आसान है। आसान है। 40 रखे हैं तब मुश्किल है। हाँ सर तब मुश्किल है। क्यों मुश्किल हुआ? क्योंकि mg बढ़ गया, यानी कि mg बढ़ने से हुआ और क्या? ना सर। दोनों के बीच का रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स बढ़ गया, ठीक है। तो इसीलिए जो फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के, जितना हम दबा के लगाएंगे ना उतना ज्यादा फ्रिक्शन मिलेगा सेम चीज से भी। सेम ही पेपर है, यहाँ पे तो पेपर ही है ना, पेपर और टेबल कांटेक्ट में है, ऐसा तो नहीं ऊपर से कुछ रख देने से कोई और कांटेक्ट में आ गया हो, ठीक है। तो उस खाली उस पर डिपेंड नहीं करेगा, mg पे भी डिपेंड करेगा, या फिर नॉर्मल फोर्स पे भी, कितना हम दम लगा के उसको कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। एक तो है दीवार पे हाथ को बड़े आराम से आराम आराम से स्लाइड करना, और एक है दबा के स्लाइड करना, तब ज्यादा फ्रिक्शन होगा ना जब हम दबा के स्लाइड करेंगे तो इसीलिए नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्शन फोर्स। बात आ रही समझ में? नॉर्मल फोर्स मतलब जो तुम जैसे हाँ दीवार सर। दीवार को पुश करोगी तो दीवार तुम्हारे ऊपर लगाएगी ना, वो नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी जैसे ही हम हटाते हैं तो एक कोएफिशिएंट आता है, एक कांस्टेंट आता है म्यू, ठीक है, जो कि होता है फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब अगर ये बॉडी अभी तक चली नहीं है, ये फ्रिक्शन खाली रुकी रुकी बॉडी पे आ रहा है, मतलब एक छोटी सी चीज इसको मूव करने की कोशिश कर रही है पर ये मूव नहीं हुआ है, तब ये स्टैटिक हो जाएगा फ्रिक्शन, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी म्यू एस एन, सही, मैक्सिमम हाँ वैल्यू, सर। क्योंकि वही फिक्स हो सकती है। बाकी अगर तुम पूरे फ्रिक्शन की बात करो तो उसकी वैल्यू म्यू एस एन होगी या उससे कम होगी, यानी कि लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन, सही है। पूरा स्टैटिक, क्योंकि वो जीरो से तय होगा ना, पूरा जीरो से लेके इस मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ है, यानी कि फ्रिक्शन जो है उसकी मिनिमम वैल्यू जीरो स्टैटिक फ्रिक्शन, और मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस एन के बराबर, ठीक है, स्टैटिक वाले की। आ गया समझ में? फटाफट से बताया। हाँ सर। म्यूके का क्या है? जब बॉडी चलने लगेगी तब म्यूके का रोल आएगा, ठीक है। तो सर ये इसमें एक लिखा है कि जो एफ एस मैक्स है वो सिर्फ एन पे वैरी करता है, और जो एफ एस है वो सर कॉन्टैक्ट पे, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है, ये क्या है सर? पूरी तरह से नहीं है, अभी रुक जाओ, पहले वो बता लेने दो म्यूके वाला फिर पूछना, ठीक है। ओके। देखो सिद्धि, अ, हाँ सर। अब जो म्यू के वाला सिस्टम है, ठीक है, म्यू के
तो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट होता है, उसके लिए फ्रिक्शन फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। वो तो जब बॉडी मूव करने लगेगी तब लगेगा। अब बॉडी कितनी तेज मूव कर रही है कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक टेबल है, उसके ऊपर एक बॉक्स को स्लाइड करते रहो, चाहे तेज स्लाइड करो चाहे धीरे स्लाइड करो, अगर स्लाइड कर रही हो तुम तो एक फ्रिक्शन फिक्स फ्रिक्शन लगेगा, जिसको काइनेटिक बोलेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन वो फिक्स वैल्यू होती है उसकी, और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स तो होता ही है। अगर तुम ज्यादा दबा के उसको करोगी तो फिर फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगा तुमको, ठीक है। फिर यहाँ से भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट आता है, पर ये कांस्टेंट इससे थोड़ा अलग होता है, इससे थोड़ा कम होता है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता है, सही। ये वैल्यू आती है, और इसमें कोई रेंज नहीं है कि 0 से लेके जाएगा, ये इतना ही होता है। आई बात समझ में? कोई भी हाँ दो सरफेस चूज करने के बाद ऐसा कुछ है। हो गया क्लियर? हाँ, अब तो क्लियर है ना यहाँ तक क्या बात हुई है, यही है। और हाँ दूसरी बात कि अगर म्यू एस, हमने कहा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है ये उसकी वैल्यू थोड़ी बड़ी होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से। तो अगर हम म्यू एस एन और म्यू के एन की वैल्यू देखें, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वाला और काइनेटिक फ्रिक्शन, तो इसमें मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक से ज्यादा होगी ना, सीधी सी बात है, ठीक है। तो रुके हुए केस में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन अचीव हो सकता है। कोई बॉडी को रुके हुए से चलाना मुश्किल है, चलते हुए में और चलाना आसान है एक बार को, ठीक है। थोड़ा सा फोर्स कम लगता है उसमें। आ गया समझ में? इतना ही बात हुई है अभी तक। अब बताओ सिद्धार्थ क्या कह रहे हो? हाँ, सर वो इसमें स्टेटमेंट लिखे ना कि इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली that static friction is found to be independent of the area of contact, whether it is merely independent of the velocity. और फिर सर ने उसमें नीचे इसके ऊपर लिखा है सर, ऊपर थोड़ा ऊपर, ऊपर कहाँ? जो ऊपर वाली डेरिवेशन है ना, एफ वाली, उसके भी ऊपर? हाँ इसके ऊपर, ये बस यहाँ पे एफ एस मैक्स लिखा है ना, तो ब्रैकेट में ये ये इसके ऊपर इसके ऊपर, हाँ नीचे ये ऊपर वाली लाइन, वी वी नॉट, एक्सपीरियंस यहाँ पे कह रहे हो या और कहीं कह रहे हो? सर यहीं पे। We know from experience that as the applied force exceeds a certain limit, the body begins to move. It is found experimentally that the limiting value of static friction is independent of the area of contact. यानी कि कितना contact area है उस पे static friction को कोई मतलब नहीं है, and varies with the normal n. मतलब बार बार करने के बाद ये देखा गया कि एक बॉडी है, ठीक है, तो उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है, मतलब सरफेस कितना चीज को छू रही है, कितना टेबल को, जैसे ये नीचे की सरफेस है, इतना ही तो एरिया ऑफ कांटेक्ट हुआ ना इसका टेबल पे, ठीक है। तो ये चाहे बढ़ा दिया जाए चाहे घटा दिया जाए, उससे कोई मतलब नहीं है स्टैटिक फ्रिक्शन को। ठीक है, क्योंकि एंड तभी तो ये फॉर्मूला फाइनली बन पाया है ना, उससे इंडिपेंडेंट है ये, क्योंकि कर करके देखा होगा एक्सपेरिमेंट। आई बात समझ में? सर ये क्यों, अगर एक वो पॉइंट पे ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, छोटा सा देखो, पॉइंट, यहाँ पे विश्वास करो नहीं करो वाला काम है, तुम करके देख सकते हो, क्योंकि स्मॉल एक्सपेरिमेंट से ये सब फॉर्मूला बनाए जाते हैं। ये फॉर्मूला मन में नहीं आते किसी के, ठीक है। ये चक्कर ये होता है कि तुम छोटा सा एक्सपेरिमेंट सिंपली खुद ही करके देख सकते हो। जैसे एक बॉक्स लो, ठीक है, एक बॉक्स लो, उसमें कुछ भी 1 किलो का या 5 किलो का, कुछ भी 2 किलो का कुछ सामान भर दो, 2 किलोग्राम का, ठीक है। और एक और बॉक्स लो, उसमें भी 2 किलो का सामान भर दो, लेकिन फर्क होना चाहिए कि जो पहला बॉक्स और दोनों का वो फिक्स होना चाहिए, क्या नाम है, दोनों बॉक्स का मटेरियल सेम होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों बॉक्स का नीचे बॉटम एरिया कम हो, जो कि टेबल को टच कर सकता है, यानी कि एक बॉक्स थोड़ा सा ऐसा ले लो, ठीक है, और एक बॉक्स थोड़ा सा इस तरह का ले लो जो थोड़ा ज्यादा हाइट में, ऐसे। आई बात समझ में? कॉन्टैक्ट एरिया अलग अलग हो, लेकिन दोनों में 2 kg ही भरना है, इसमें भी 2 kg उसमें भी 2 kg, और पहले से भी दोनों का मास अपना बराबर होना चाहिए टोटल में। आई बात समझ में? और दोनों सेम मटेरियल के हों, तब तुम टेबल पे रख के स्लाइड करके देखो, अपने आप पता चल जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सेम मिल रही है कि नहीं। सर एक मिनट, हाँ तो जैसे हमने एक क्यूबॉइड लिया, हाँ, एक तो जो उसकी लेंथ होती है उस पे रख के हमने उसको पुश करा, और एक उसको मतलब ऐसे अपवर्ड करके फिर पुश करा, तो जो नीचे कम मतलब एरिया रहेगा, लेंथ होती है, मतलब कि क्यूबॉइड, एक तो लेंथ होती है, हाँ ब्रेड्थ हाँ होती है। ठीक है, समझ गए, नहीं फर्क पड़ेगा, तुम सर करके देख पड़ता सकते तो हो। है, नहीं पड़ेगा ज्यादा, उतना नहीं पड़ेगा, तुम समझ नहीं रहे हो। वो टिल्ट होने लगता है, वो अलग मैटर है। जैसे इसको तुम यहाँ से लगाओगे फोर्स तो वो गिरने लगेगा, ये अलग मैटर है,
ठीक है, वो रोटेट होने लगेगा, ये अलग मैटर है। ठीक है, शिफ्ट नहीं होगा। तुम सोच रहे हो रोटेट हो गया तो स्टैटिक फ्रिक्शन ने उसको नहीं रोक नहीं लिया। सर, रोटेट नहीं, मैं पुश की बात कर रहा हूँ, वो आगे जल्दी जाता है कहाँ शायद। से पुश करते हो? बीच यहाँ से में। पुश करो, बिल्कुल बॉटम से। हाँ बिल्कुल बॉटम से पुश करोगे तो सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है। पहली बात तो तुम फोर्स को कैलकुलेट भी कैसे कर रहे हो पता नहीं, फिर भी ट्राई करके देख सकते हो। नहीं, नहीं, अलग मतलब अलग कि नहीं। वैसे नहीं, मैं हम जनरली वैसे पता लगता है ना, तो ज़्यादा जान लगानी पड़ती है, कम जान लगानी पड़ती है, उस हिसाब से कह रहा था मैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है पर ऐसा पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली तो ये सब देखा गया है। तुम करके देख सकते हो। ऐसा लगता है क्योंकि पता है, सुनो, इसको पुश करने में डर लगता है। ऐसा लगता है कि जान के ज्यादा लगानी पड़ेगी, ये पलट जाएगा, क्योंकि लेंथ वाइज ऊपर की तरफ है, नीचे कॉन्टैक्ट एरिया कम ही है। ठीक है, तो जैसे हम फोर्स लगाएंगे तो सामने खिसकने की जगह ये गिर जाएगा, पलट जाएगा। समझे? तो वो चक्कर होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो उस वजह से। और सेम मटेरियल का बना होना, हमने बोला सेम मटेरियल का बना होना चाहिए, और सेम जगह पे टेबल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तभी तुम समझ भी पाओगे। सर मतलब कि कोई इफेक्ट नहीं होता ना? नहीं होता। और सर उसका नॉर्मल तो बराबर ही होगा दोनों का, क्योंकि उसका वेट हाँ, मास 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 हमने बोला ना इक्वल है। बराबर रख दिया है, तो mg बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसका नॉर्मल कौन बना रहा है? mg। तो वो ठीक है, दोनों का बराबर होगा, तो जो फ्रिक्शन मैक्स होगा वो भी बराबर ही होगा। बिल्कुल। ठीक है सर। बाकी सबको समझ में आ रहा है क्या पूछा गया? हाँ सर। है ना नितिशा? क्लियर है ना? यस। तो ठीक है, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। हम ये सब चीजें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ के बता रहे हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा और ज्यादा टाइम जा रहा है। तो सर इसीलिए। एक और चीज लिखे इसमें कि जो मैक्स है वो तो डिपेंड नहीं करता, पर जो एफएस होता है हाँ, वो डिपेंड नहीं करता है। एफएस डिपेंड करता है, मैक्सिमम डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मैक्सिमम सिर्फ मटेरियल पे डिपेंडेंट होता है कि उन दोनों मटेरियल का क्या नेचर है। ठीक है, बीच बीच का इस मटेरियल की वैल्यू के बराबर नहीं। अगर हम तुमसे पूछें कि बीच का कोई फ्रिक्शन की वैल्यू बता दो, तो तुम नहीं बता पाओगे, क्योंकि उसका कोई फॉर्मूला, कोई तरीका नहीं है उसको बताने का। इस पे ये लिखा है कि वो डिपेंडेंट नहीं है सरफेस पे। डिपेंडेंट नहीं है या है, क्या कह रहे हो? मतलब वो है, एफएस पहले है। वाला, हाँ एफएस है। रुक जाओ एक सेकेंड, कॉल द कोएफिशिएंट। यहाँ पे है, इफ अप्लाइड टू द एफ नहीं सर, द ऊपर बॉडी, वाला, वेयर एफएस इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। depending only on the nature of the surface in contact, the constant mu s is called the coefficient of static friction. The law of static friction may thus be written as this. कहाँ लिखा है यहाँ? इसमें कहाँ लिखा है ऐसा कुछ कि डिपेंड करता है? म्यू एस की बात हो रही है कि वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पे। नीचे थोड़ा और नीचे शायद, इट इज अप्लाइड if एक्चुअली, मैंने if ये the पढ़ा applied था। force F exceeds this, the body begins to slide on the surface. It is found experimentally that when relative motion has started, ये काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है सर, स्टैटिक सॉरी। इसकी बात नहीं कर रहे हैं कुछ वो भी। मैंने ऊपर प्रोपोर्शनलिटी सही से डिपेंडेंट। पढ़ो, सही से पढ़ो। the frictional force decreases from the static maximum value this। तो ये बोला गया है यहाँ पे कि उससे कम हो जाती है, जैसे बॉडी चलना शुरू शुरू कर देती है ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक की मैक्सिमम से थोड़ी डिक्रीज हो जाती है, लिखा है, देख रहे हो? डिक्रीजेस फ्रॉम द स्टैटिक वैल्यू, स्टैटिक मैक्सिमम वैल्यू, जैसे वो मोशन में आ जाती है बॉडी। ठीक है, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता है जब, हम्म। वो लिखा है। बाकी सबको क्लियर है यहाँ तक जो भी और बात हुई? कुछ भी डाउट? यस सर। नहीं ना? देखो, इस केस में मोशन नहीं हो रहा है, इस केस में मोशन हो रहा है, तो जब मोशन नहीं हो रहा है तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, पक्की बात है। एफ इज इक्वल टू एफ एस, कोई डाउट नहीं, क्योंकि मोशन नहीं हो रहा है तो मतलब बॉडी चल ही नहीं रही है, वेलोसिटी है नहीं, तो चेंज इन वेलोसिटी कहाँ से आ जाएगी? ठीक है, तो इसीलिए एक्सेलरेशन जीरो हो गया, मींस फोर्स जीरो रहा होगा ना, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहा होगा। सही है, और नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे आपस में बैलेंस हो गए होंगे या कैंसिल हो गए होंगे, ये बोल दो। तो ये दो ही तो दिख रहे हैं, ये और ये ऑपोजिट है, तो इक्वल होंगे तभी तो कैंसिल हो सकते हैं ना, अगर ऑपोजिट है तो। बताओ। यस सर। तो इसीलिए इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है ये बॉडी चल नहीं रही है, तो नेट फोर्स जीरो होगा, बस यस इतना है। सर। उसी तरह दूसरी बॉडी का अगर ले लें, ये चल रही है, ये जो ये ऐसे ऐसे दिखाया गया ना, इसका मीनिंग है कि ये चल रही है आगे की तरफ। इतनी तेज रफ्तार से नहीं चल रही जितना इन्होंने ऐसे दिखा दिया है, लेकिन चल रही है। इसमें है वेलोसिटी, कुछ ये वेलोसिटी वेक्टर दिखाया गया कि ये आगे की तरफ चल रही है। तो और सीधी सी बात है, या तो दो सिचुएशन हो सकती हैं इसके चलने की, कि या तो ये फोर्स इससे बड़ा है, ठीक है, तभी इस तरफ चल सकती है राइट साइड। ये जो हम लगा रहे हैं कैपिटल एफ, वो बड़ा है फ्रिक्शन फोर्स से, ठीक है, काइनेटिक वाले से।
तब हो सकता है कि ये इससे बड़ा हो। सही। लेकिन तब किस केस में चलेगी, तब किस तरह से चलेगी? अगर ये इससे बड़ा है तो इसका मतलब एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा ना। सोचो, एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है, ठीक है? तो रिजल्टेंट फोर्स आएगा कि नहीं? यस सर। किस तरफ? राइट साइड आएगा। राइट सबको साइड। क्लियर है नितिशा, सिद्धि? यस सर। हाँ सर। एक फोर्स राइट में, एक फोर्स लेफ्ट में, राइट वाला बड़ा है तो टोटल फोर्स राइट में आएगा ना नेट में, जो हम उसको सॉल्व करेंगे तो इस तरफ एक फोर्स आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सर एफ कैपिटल एफ माइनस माइनस एफ एफ के। के, ये वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि जो डायरेक्शन हमने लिया है उस डायरेक्शन वाले फोर्स को हम पॉजिटिव लेंगे, या जो डायरेक्शन आया है फाइनली, और उसके ऑपोजिट वाले को नेगेटिव लेंगे, तो एफ माइनस एफ के हो जाएगा। इतना फोर्स लग रहा होगा। तो अगर ये बड़ी है वैल्यू तो इतना फोर्स लगेगा। किस सिचुएशन में? जब एफ ग्रेटर देन एफ के। और इस सिचुएशन में नेट फोर्स है, इसका मतलब यही है नेट फोर्स, एफ नेट। सही है। और नेट एक्सटर्नल फोर्स ये है। तो कुछ उसके हिसाब से एक्सेलरेशन भी तो होगा ना, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, बढ़ रही होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में तेज होता जा रहा है ऑब्जेक्ट। फिलहाल अभी v1 है तो बाद में v2 हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज होगी, बढ़ेगी। सबको क्लियर है? लेकिन हाँ सर। एक सिचुएशन और हो सकती है, ठीक है, कि हमने बस जस्ट काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर फोर्स लगाया है, जो चलना तो शुरू कर ही चुकी है, अब हम नहीं बढ़ा रहे हैं फोर्स अपना। उसको हमने जैसे मान लो बढ़ाया भी था तो अब थोड़ा कम करके, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है ना फोर्स, तो हमने इसको कम करके ले आए हम बराबर पे, यानी कि हमने कर दिया कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर कर दिया इस फोर्स को। ठीक है, सर इक्वल। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, तो क्या होगा? एक्सीलरेशन जीरो होगा। नेट नेट फोर्स जीरो हो गया ना, नेट एक्सटर्नल सर फोर्स। इसमें किसी को डाउट है? नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया। सही है। नो सर। हाँ, यस ही बोला है ना सबने, जिसने भी। यस सर। बट सर वो जीरो हो जाएगा तो चलेगा कैसे? जीरो, नेट फोर्स जीरो होने से चलने का कोई मतलब थोड़ी ना होता है। बिना फोर्स के सब चीजें चल रही हैं। चलने का मोमेंटम चेंज करने से मतलब होता है, या एक्सेलरेट करने से या डिसेलरेट करने से मतलब हाँ होता है। मतलब वो कॉन्स्टेंटली चल सकता वेलोसिटी है से ना। तो चल सकता है ना एक सेम स्ट्रेट लाइन पे, सेम सर वो वेलोसिटी से। पढ़ा तो था ना हमने कि या तो वो वही, कॉन्स्टेंटली चलेगा या हाँ, फिर रेस्ट पे रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। ठीक है, तो जीरो है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं चेंज होगी, नहीं होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वेलोसिटी नहीं होगी। वेलोसिटी जो होगी उतनी रहेगी, यानी कि इनिशियल और कांस्टेंट हो फाइनल जाएगी। बराबर है। कांस्टेंट हो जाएगी वेलोसिटी, जितनी थी उतनी वेलोसिटी से चलता रहेगा। आई बात समझ में? तो यस सर। ये दो सिचुएशंस पॉसिबल हैं, जो हमने ब्लॉक को उठाने के बारे में भी कहा था कि बराबर हो जाएगा, तो जितने से हमने शुरू शुरू में उठाया फिर हमने उसको कम कर दिया थोड़ा, तो बराबर बराबर वेलोसिटी से हम उसको चला सकते हैं। ठीक है, अगर धीरे स्लोली ही लेके जाना है तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की, बिल्कुल झटके से उठाना है तब तुमको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा ग्रेविटी से। ठीक है, हो गया? यस सर। सबको क्लियर है इस बारे में? और हाँ फ्रिक्शन हमेशा सर। ऑपोजिट साइड ही लगता है, ये सबको क्लियर होना चाहिए, सर ये फोर्स सिंपल सी चीज। पहले एक बार ज़्यादा करना पड़ेगा ना, फिर मतलब उसके बाद हम बराबर ला सकते हैं इसको। हाँ, कॉमन सी बात है, क्योंकि जब रुका हुआ है तब जब तक तुम काइनेटिक वो स्टैटिक वाले के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर पहुंचोगे नहीं, तब तक तो चलने शुरू ही नहीं होगा ना। पहले तो मुद्दा ये है कि पहले चलना तो शुरू हो। फिर फोर्स चलने तो के बाद हम इसको वापस 80 के हल्का सा, बराबर कर सकते थोड़ा हैं। सा कम, हाँ थोड़ा सा कम करके ला सकते हैं, काम चलाने भर का फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, पहले लेकिन चलाने के लिए हमने बोला भाई 0 to 1 जाने के लिए तुमको फोर्स ज्यादा चाहिए थोड़ा। ठीक है, चलना शुरू हो जाएगा फिर तुम काइनेटिक के बराबर ले आओ, अगर तुम्हें कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है। लेकिन अगर तुम्हें तब भी चल और तेज चलाना है तो फिर फोर्स ज्यादा लगाओ, काइनेटिक से भी ज्यादा लगाओ। ठीक है, तो एक रिजल्टेंट फोर्स तुमको उस तरफ मिलने लगेगा। क्लियर? बस यही है। हो गया। तो यहाँ पे वही सब बातें की गई हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। और हम सजेस्ट करेंगे कि तुम लोगों का बोर्ड कोई भी हो, लेकिन जैसे हम इसी से पढ़ा रहे हैं तो तुम लोग रीड इससे एक बार कर लेना। ठीक है, अच्छे से समझ के, क्योंकि उतना टाइम नहीं लगता है। इसी से रिवाइज कर लोगे तो फिर यहीं यहीं पे सब मैटर खत्म हो जाता है। ज्यादा अलग अलग बुक प्रेफर नहीं करनी पड़ेगी, और रिवाइज करने के लिए कम से कम एक्स्ट्रा में पढ़ना है तो पढ़ना आराम से। हाँ, सर प्री बॉडी डायग्राम एक्सप्लेन कर दीजिए ना। अभी वो सब आगे आने वाला है, बिना उसके कहाँ से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये सभी तो आगे होगा, बिना इसके तो चैप्टर का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। यस सर। ठीक है, अभी वही सब होगा। तो देखो, ये तो बात हो गई अलग अलग फोर्सेस को जान लेने की, फ्रिक्शन क्या है, ये क्या है, कैसे उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे अगर आ जाता है क्वेश्चन में, तो है ना, वो म्यू एस म्यू के। ठीक है, ये सब तो एक बातें हो गई, वैल्यू पुट कर, टेंशन का टी के हिसाब से पुट कर देंगे, मान लिया। ठीक, लेकिन
अब बात आती है कि प्रॉपरली हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम क्या क्या करेंगे, किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। तो तब बात आएगी फ्री बॉडी डायग्राम की। ठीक है। और फ्री बॉडी डायग्राम कुछ नहीं है, बस यही है कि एक बॉडी जिसको उठा लिया तुमने, मतलब जिसके ऊपर जिसका मोशन तुमको देखना है, जैसे ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का तुमको मोशन देखना है, तो उसके मोशन से जुड़ी सारी बातें पता करने के लिए उस पे नेट रिजल्टेंट फोर्स या नेट एक्सटर्नल फोर्स का पता होना चाहिए तुमको। सही है। नहीं तो पता कैसे चलेगा कि बॉडी सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है कि एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, और कितने एक्सेलरेशन से किस तरफ मूव कर रही है, क्या हो रहा है। आ रही है बात समझ में? ये सब पता करने यस के सर। लिए, ये सब कुछ पता करने के लिए उस पे उसके ऊपर नेट कितना फोर्स लग रहा है बाहर से एक्सटर्नली, वो पता करना पड़ेगा। ठीक। और ये पता करने के लिए तुमको उसके ऊपर सारे फोर्सेस पहले तो दिखाने पड़ेंगे, तब बात आएगी ना नेट फोर्स की। पहले तो सारे फोर्सेस दिखाओ उसके ऊपर जो जो लग रहे हैं, जो जो तुम्हें पता चल रहा है कि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है। वो सारे बताओ। आई बात समझ में? यस तो सर। यस सर। उसके बाद बात आएगी कि नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं कि हम फोर्सेस देखेंगे ही कैसे, इसी को उठा लेते हैं। इसमें कुछ है कि ये, मतलब जो भी ट्रॉली है या जो भी है, ठीक है, ये आगे की तरफ जा रही है, मतलब इसमें टेंशन लग रहा सर है, थ्रेड स्ट्रिंग में से है, बना हुआ है। और एक उससे बंधा हुआ है, एक मास से। ठीक है। एक रोप है, उसमें नीचे मास बांध दिया है, लटका दिया है। तो वो जो मास है वो 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। मतलब इसका जो mg है ये क्या है, 30 न्यूटन, 30 30 न्यूटन। न्यूटन 3 सही किलो है। का है वो। 30 न्यूटन का फोर्स है। सही। और ये टेंशन भी उतना ही तो डेवलप कर पाएगा ना। यस रस्सी सर। रस्सी उतना ही फोर्स तो तुमको देगी जितनी तेज तुम खींचोगी। सही है कि नहीं? तो यस सर। टेंशन भी कितना डेवलप हो गया, 30 न्यूटन के बराबर। ठीक है। अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं कर रहा है तो, अगर कर रहा है तो टेंशन उससे थोड़ा कम डेवलप हुआ होगा। ठीक है। अभी उसकी बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इक्वल भी मान लेते हैं। तो यहाँ पे भी टेंशन टी डेवलप हुआ होगा, तो ये टेंशन ही तो इसको खींच रहा है ना। रस्सी में हर जगह उतना ही टेंशन यस मिलेगा सर। तुमको, यही टेंशन इस वाले ट्रॉली को खींच रहा है आगे की तरफ। अब बात आती है कि ये चल रही है कि नहीं। तो देखो यहाँ एफ के लिखा हुआ है, इससे क्या पता चल रहा है, चल चल तो रही रही है। है। चल रही है तभी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन रुकी हुई बॉडी पे नहीं लगता। तो अब अगर हम कहें कि सिर्फ इस ट्रॉली के ऊपर सारे फोर्सेस दिखाने हैं, तो हम कैसे दिखाएंगे? इस ट्रॉली को ऐसे ही डब्बे की जैसे बना लिया। हम्म। अब बताओ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं और किधर किधर लग रहे हैं, एक सर एक करके बताना। एफबीडी बनाते हैं ना। हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम या फोर्स बॉडी डायग्राम दोनों बोला जाता है उसको। सर ऊपर लगेगा नॉर्मल, नीचे लगेगा एमजी। और मुझे हाँ, एक एक करके बताओ। एक एक फोर्स एक एक आदमी बताओ, कोई भी एक ही फोर्स बताएगा। चलो, सिद्धार्थ तुमने कहा mg। और मैं सारे बता दूँ। नहीं नहीं, सारे एक ही आदमी बता देगा तो बाकी सब प्रैक्टिस कैसे करेंगे? और बताओ दूसरा फोर्स कौन बताएगा? सर मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक क्यों लगेगा यहाँ पे? आई अभी कहाँ समझ से रहे। बात आ गई? जितना यहाँ दिख रहा है उतना ही बताना है, एक्स्ट्रा फोर्स अपनी मर्जी से नहीं बताना है। क्योंकि ऐसे तो पूरी दुनिया के फोर्स लग रहे होंगे, पर उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ। मोशन में जो जो रिक्वायरमेंट है, तो उसमें कौन कौन से तुम्हें दिख रहे हैं फोर्स। कोई भी एक ब्लॉक है, उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होते हैं जनरली। अगर टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, चल नहीं रहा है, तब कितने फोर्स लगते हैं इसके ऊपर, कौन कौन से, किस तरफ? सर कांटेक्ट फोर्स। सर 2 लगते हैं, एक हाँ। डाउनवर्ड एमजी, एक ऊपर नॉर्मल। हाँ, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर अर्थ पे हम सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो तो लगना ही लगना है ना, या किसी भी प्लेनेट पे बैठ के कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट तो mg तो लगना ही है। क्लियर है? नीचे की तरफ। उसके अलावा दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है? सर वो कांटेक्ट में तो नॉर्मल लग रहा है। हाँ, क्योंकि टेबल पे रखा है तो टेबल इसके ऊपर लगा रहा होगा, एक नॉर्मल फोर्स। सही है। और कोई? सर रेस्ट पे तो और कुछ भी नहीं है, हाँ, और ये रेस्ट पे है। तो ये दोनों बराबर होंगे। रेस्ट पे है तो ये बस यही दोनों फोर्स लग रहे होंगे, और कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा पक्का। हाँ देखो, सर फ्रिक्शन। हम समझ रहे हैं नितिशा, क्योंकि तुम्हें इमेजिन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि तुम सोच रही हो सकता है हवा चल रही हो, लेकिन ये हो सकता है बीच में नहीं डालना है। ठीक है। अपनी तरफ से एक्स्ट्रा इमेजिन नहीं करना है, जितना दिया है उसी को समझ के पकड़ के चलना है। ठीक है। तो अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है टेबल के ऊपर, तो उस mg तो हर चीज पे लग ही रहा होता है ना। तुम्हारे ऊपर भी लग रहा है, मेरे ऊपर भी लग रहा है, हर सामान के, हर मास वाली चीज के ऊपर लगता है कि नहीं? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना। यस सर। तो हमेशा पहला फोर्स तो mg ही दिखा दो, साफ बात, नीचे की तरफ।
कहीं कुछ डाउट नहीं। ठीक है। दूसरा, अगर वो जो भी वो चीज है, सामान है, जो भी है, ट्रॉली है, वो टेबल पे रखी है, किसी कहीं पे भी सरफेस पे चल रही है या रखी है, तो वो सरफेस उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी। और हमने बताया था कि कोई भी सरफेस अपने परपेंडिकुलरली ही फोर्स लगा सकती है। ये बात हुई थी ना। कभी भी ये सरफेस किसी यस पे सर। ऐसे फोर्स नहीं लगा देगी, क्योंकि आएगा ही नहीं उसका कंपोनेंट, हम लोग चेक कर चुके हैं, हाँ है ना। इसका फोर्स हमेशा ऐसा ही टाइप लगेगा उसके परपेंडिकुलरली। तो ये सरफेस भी अपने परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगी, ये अपवर्ड लगाएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो वर्टिकल फोर्स लगाएगी। सही है ना। तो ऊपर लगाएगी नॉर्मल फोर्स, जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल, यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स। सही है। अगर हमने बता दिया है कि ये ब्लॉक रेस्ट पे है, चल नहीं रहा है, तब इसके ऊपर और कोई फोर्स लग रहा होगा क्या? नहीं लग रहा होगा। ठीक है। सर, हो सकता है लग रहा हो, पर वो फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा हो, पर वो तो हाँ, दिया नहीं है ना, मतलब एक अभी तरीके से। बात ही नहीं हुई है, हो सकता है कहा, हमने दिखाया नहीं ना वो फोर्स। अगर हम हाँ दिखाएं कि एक एफ लग रहा है तब बात आएगी ना। लेकिन यस अगर सर। हम कुछ नहीं दिखा रहे हैं, तब भी कितने फोर्सेस की गारंटी ली जा सकती है? सर दो। एमजी, एमजी के हम बताएंगे तभी लगेगा, या एन हम बताएंगे तभी लगेगा? नो सर, ये तो पक्का लगेंगे। ये तो पक्का लगेगा। कोई बॉडी हाँ हवा में है, गिर रही है, यानी कि कोई सरफेस पे नहीं रखी, गिर रही है, तब भी एमजी तो हाँ जी, पक्का ही तो लगेगा। लगेगा ये। ठीक है। नॉर्मल भले ना लगे, क्योंकि कोई चीज पे रखी नहीं है ना, तो नॉर्मल कैसे लगेगा। ठीक है। लेकिन एमजी तो पक्का ही लगेगा। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है नितिशा? यस सर। तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पहले, उसके बनाने से पहले तुम्हें एक बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं, किस किस तरफ लग रहे हैं, वो जानना जरूरी है। ठीक है। और अभी तुम वहां तक इमेजिन नहीं कर पा रही हो, समझ नहीं पा रही होगी, इसीलिए अब समझने लगोगी, तब फोर्सेस दिखा पाओगी। और जैसे ही सारे फोर्सेस एक एक करके दिखा पाओगी, तब फ्री बॉडी डायग्राम इजीली बन जाएगा। आ रही बात समझ में? तो यस यही यही इमेजिन करना है। कोई भी अपने सामने रखी हुई चीज को ही देख लो, अपने आप तुम्हें समझ में आएगा। तुम खुद को ही महसूस कर लो, तुम वो ब्लॉक हो। तुम फील करो अभी तुम्हारे ऊपर फोर्स लग रहा है कि नहीं। कमर में दर्द हुआ है बैठे बैठे, तो फोर्स लग रहा होगा तभी तो हो सकता है ना। बिना यस फोर्स लगे कैसे पेन हो जाएगा, सोचो जरा। अगर फोर्स नहीं लग रहा होता तो पेन नहीं होता। तो वो कैसे लग रहा है फोर्स? तुम जिस भी चीज पे बैठी हो, चेयर पे या वो, तो वो चेयर तुम्हारे ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है कि नहीं? क्योंकि तुम उस पर बैठी हो। तुम उठ जाओ तो वो फोर्स हट जाएगा तुम्हारा। तुम जैसे ही चेयर से खड़ी हो जाओगी, वो चेयर तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाना बंद कर देगी। लेकिन क्योंकि तो अब तुम जमीन पे खड़ी हो, तो वो फोर्स कहाँ लग रहा है? तुम्हारे पैरों पे लग रहा होगा, फुट पे। सही है। सोल पे नीचे की तरफ। यस सर। तो वही तुम्हें महसूस करना है कि कोई चीज जैसे कहीं कहीं भी रखी है, कुछ है, तो नॉर्मली बिना कुछ एक्स्ट्रा बताए, अगर किसी ने कुछ और एक्स्ट्रा नहीं बताया है, तो कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो तुम बिना बताए जान सकती हो कि ये तो लग ही रहे होंगे ना। फील करके खुद को ऑब्जेक्ट समझ लो वो वाला। यस सर। अब आई बात समझ में कैसे देखना होता है? तो अगर हम ब्लॉक के बारे में देखें, तो एमजी और एन तो लग ही रहा होगा ना। कहीं कुछ डाउट है यहाँ पे? नो सर। नहीं ना। अब एक्स्ट्रा बताया जाए कि हाँ, हम इधर से भी एक फोर्स लगा रहे हैं, इस सरफेस पे फ्रिक्शन भी है, तब फिर बातें आएंगी कि और कौन कौन से फोर्स देखने पड़ेंगे तुमको। ठीक है। या ये ब्लॉक में चार्ज है और इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, या कुछ है, ये ब्लॉक मेटल का बना है और यहाँ मैग्नेट लगा हुआ है, तब की बातें अलग हैं। लेकिन अभी जब ऐसे ही एक ब्लॉक रखा है, तब तो तुम ब्लॉक को खुद ही समझ लो, तुम ही ब्लॉक हो, तो तुम्हारे ऊपर अभी कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे वो देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगर तुम सीधा बैठी हुई हो बस एक टेबल के ऊपर, एक चेयर के ऊपर, बैक रेस्ट की बात नहीं की जा रही है कि तुमने पीठ पीठ को रेस्ट दिया हुआ है, पीछे रेस्ट लगाने के लिए कुछ है, तब तो तुम्हारे ऊपर और भी कोई फोर्स लग रहा होगा। ठीक है। और उसको भी सपोर्ट करने के लिए फ्रिक्शन आता है, तब जाके तुम बैठ पा रही हो। क्योंकि अगर तुम बैक रेस्ट लेती हो, तो पता है क्या होगा? अगर सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है, नीचे वाली सरफेस पे, तो तुम बैक रेस्ट नहीं ले सकती हो। फिसल है, जाएंगे सर। फिसल जाएंगे तुरंत। है यस ना। सर। क्योंकि बैक रेस्ट लेने के लिए तुमको एक फोर्स मिलेगा, एन, एक और एन मिलेगा, एन डैश समझ लो, कुर्सी की या टेबल की, जो मतलब पीछे जो भी चीज है, सोफे का पीछे का हिस्सा, उससे। तो ये फोर्स को काउंटर करने के लिए एक फ्रिक्शन चाहिए होगा, तभी तुम रुकी रह सकती हो, रुके रुके बैठे रह सकती हो, नहीं तो तुम फिसल जाओगी। आई बात समझ में? यस सर। ऐसा होगा। सिद्धि, चीजें समझ में आ रही हैं? हाँ सर। है ना। अच्छे से, प्रॉब्लम हो तो बीच में बोलना, ठीक है। हाँ सर। ठीक है। सबको समझ में आया कि हम फोर्सेस कैसे देखेंगे? तो अब अगर हम कहें कि इस वाले ब्लॉक पे या इस वाले ट्रॉली पे कहाँ कहाँ फोर्स लग रहे हैं, इसको गौर से देखो, तब बताओ हमको आराम से। तो एक तो एमजी लग ही रहा होगा, वो सब पे लगता है, उसका तो कुछ डाउट ही नहीं है, नीचे की तरफ, है ना। एक एमजी लग रहा होगा।
और बताओ, इसको गौर से देखो कहाँ कहाँ फोर्स लग रहे होंगे। नितिशा तुम बताओ, तुम्हें कंफ्यूजन है तो तुम पहले क्लियर करो उस चीज को, ठीक है? तुम बताओ कहाँ कहाँ फोर्सेस लग रहे होंगे। सर नॉर्मल फोर्स। हाँ, लेकिन नॉर्मल फोर्स किस जगह पे लग रहा होगा समझ में आ रहा है? हम दिखा तो देंगे बीच में ही, लेकिन तुम सोच के देखो, इसके पहिए हैं कांटेक्ट में, इसके व्हील्स कांटेक्ट में है, तो यहीं पे तो नॉर्मल लगेगा। ऐसे देखा जाए तो दो जगह, जैसे हम लोग खड़े होते हैं यस तो सर। दोनों पैरों पे लगता है, लेकिन हम वो यस। टोटल टोटल बीच में ही दिखा देते हैं, ठीक है? फिलहाल अभी, ठीक है, टोटल नॉर्मल फोर्स हमने बीच में दिखा दिया एक। और सर एक टेंशन। टेंशन लगेगा नितिशा, फिर कैसे लगेगा? क्योंकि रस्सी बंधी हुई है ना ट्रॉली से, रस्सी यस सर। बंधी यस। हुई है, और ये पुली के थ्रू यहाँ पे अटैच है। ये ब्लॉक नीचे जाना चाहेगा क्योंकि इसका मास है, कोई भी चीज रेस्ट से छोड़ोगे तो नीचे जाना चाहेगी ना, तो लटकी हुई है, तो इस रस्सी को इस ब्लॉक ने खींच रखा है अपनी तरफ, तो यस सर। टेंशन प्रोड्यूस कर रखा है, और सेम टेंशन रस्सी में आगे तक ट्रांसफर होगा, आगे तक, ठीक है? सेम टेंशन फोर्स, सर अलग जब अलग वो नहीं होगी। मासलेस स्टिंग होती है तब ना। नहीं, कोई भी होगी, लेकिन हाँ वो तो ठीक है, मासलेस स्ट्रिंग होगी तब, लेकिन यहाँ पे तुम लोग को मासलेस ही लिया जाएगी रेयर हाँ केस में। हमारे एक दो होगा सिलेबस में चेन वही वेन, है। हाँ नहीं चेन वाला भी आएगा, ऐसा नहीं है, चेन वेन से रिलेटेड भी होता है तो वो मासलेस नहीं होता, ठीक है? चेन का कुछ हिस्सा लटका है, कुछ हिस्सा ऊपर है, ठीक है? तो समझ में आया? यहाँ पे टेंशन यहाँ तक ट्रांसफर होगा तो टेंशन इसको खींचेगा ना। तुम खुद ही को इमेजिन कर लो, अगर नीचे कोई चीज सामान लटका दिया है तो तुमको पकड़े रहना पड़ेगा ना उसको, तभी तो ये गिरेगा नहीं। छोड़ दो यहाँ से, ये यहाँ से कांटेक्ट हटा दो, काट दो यहाँ से रस्सी, तो क्या होगा? ये गिर जाएगा नीचे। यस सर। आई बात समझ में? जैसे तुम्हें इसको खींच के रखना पड़ेगा, वैसे ये ट्रॉली भी तो इसको खींच के रखे, तभी तो हो रहा है। तो ट्रॉली अगर इसको खींच रही तो रोप इस ट्रॉली को नहीं खींचेगा, उल्टा रिएक्शन नहीं लगाएगा, तो यस वैसे सर। ही तो टेंशन फोर्स लगेगा इसके ऊपर। तो एक और फोर्स मिला हम लोगों को, टेंशन, जो कि ट्रॉली पे लग रहा है, सही है? और सर एक फ्रिक्शन। वो तो दिखाया ही गया है, देखो ओके। नितिशा, ठीक है? यस फ्रिक्शन, सर। फ्रिक्शन दिखाया गया है तो हम उसको कंसिडरेशन में लेंगे, ठीक है? कि हाँ फ्रिक्शन लग रहा है। नहीं दिखाया जाता, बोल देते स्मूथ है सरफेस, तो भले देखा जाता, फिर अलग बात होती। क्लियर है? कई बार स्मूथ भी बोल देते हैं कि स्मूथ है सरफेस, तो फ्रिक्शन फिर नहीं देखेंगे, उसको छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ तो दिखाया है ना फ्रिक्शन, तो कह देंगे हाँ ठीक है इस तरफ फ्रिक्शन लग रहा है। कितने फोर्स दिखे तुमको? 4। 4 है ना? तो अब अगर हम इस ट्रॉली को ऐसे ही एक बॉक्स जैसा बना लें साइड में, तो इसके ऊपर ऐसे ही दिखा सकते हैं ना, एन, यस सर। सॉरी, mg। एम जी डाउनवर्ड, राइट वर्ड टेंशन, और लेफ्ट वर्ड फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन। इस वाले चैप्टर में जब तक हम लोग पढ़ेंगे, और तब तक जो है हम लोग रोटेशन वगैरह की तो फिलहाल बात कर नहीं रहे हैं, ठीक है? यस सर तो अभी तो नहीं किसी कर रहे। किसी बॉडी पे अगर ऊपर या नीचे कहीं भी फोर्स लग रहा है तो हम उसकी पोजीशन कंसिडर नहीं करेंगे इस वाले चैप्टर तक, ध्यान रखना, ठीक है? उस पे चाहे ऊपर लगे फोर्स या नीचे लगे, बीच में लगे, उसको हम एक ही जैसा मानेंगे कि बस किस डायरेक्शन में लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है उसको नहीं देखेंगे, ठीक है? तो यस इस पे सर। भी देखो फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पर, हम फिर भी कंसीडर उसको बीच में ही कर सकते हैं, एक ही जगह सर पे, एक ही सेंटर सेंटर पॉइंट ऑफ मान लो। ग्रेविटी या मास पे कहाँ लेते हैं? हाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास पे मान लेते हैं ना? हाँ, उसी पे मान लेते हैं, बिल्कुल बीच में कहीं पे भी मान लो, एक ही जगह पे, ताकि रोटेशन वाला इफेक्ट फिलहाल देखना नहीं पड़े। लेकिन जब हम रोटेशन वाला पढ़ेंगे तब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि फोर्स लग कहाँ पे रहा है, यस ठीक है? सर। क्योंकि तब रोटेशन के बारे में फिर ये चीज हो जाती है कि अगर फोर्स यहाँ लग रहा है तो, और फ्रिक्शन है यहाँ पे, तो क्या पता ये ब्लॉक पलट जाए और स्लाइड ना यस हो, सर। ठीक है? मतलब रोटेट हो जाए, जिसको हम पलटना बोलते हैं उसको रोटेट होना बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ेगा नहीं तो फिर रोटेट होने लगेगा। क्लियर है? तो वो चीज है। तो अभी लेकिन यहाँ पे रोटेशन का नहीं देखना है, यही रीजन है कि हम सारे फोर्सेस को चाहे बॉडी पे किसी भी पॉइंट पे लग रहे हो, हम एक ही पॉइंट पे मान लेंगे। हाँ डायरेक्शन सही दिखाना बस बहुत जरूरी है, ठीक है? यस सर। हो गया क्लियर? तो चार, चार मिले ना फोर्स। अब यही चार को तुमको वैसे वाले में बनाना है तो ऐसे भी बना सकते हैं, देखो ऊपर एन, नीचे एम जी, राइट में टेंशन, लेफ्ट में एफ, और भी कोई फोर्स कोई और लगा रहा होता है एफ इधर, तो वो भी एफ ले लेते हैं इधर हम, ठीक है? कहीं भी कोई कोई और एक्स्ट्रा फोर्सेस होते, कोई इस ब्लॉक को ऊपर से बैठ जाता दबाने लगता, तो वो भी हम ले लेते, ठीक है? वो एमजी में भी ऐड होता और इसमें भी ऐड होता, क्लियर? एन में भी ऐड हो जाता, उसमें भी क्लियर हो रहा है? तो ये सब चक्कर है। अब आया डायग्राम कैसे बनेगा, यस सर क्लियर। ठीक है?
तो फ्री बॉडी डायग्राम सिंपल वाला तो बन जाएगा इस तरीके से, लेकिन अगर ये फोर्सेस, ये तो सारे 90 डिग्री पे थे, ठीक है, तब तो बन गया। अगर 90 पे नहीं होंगे तो क्या होगा? मान लो एक फोर्स ऐसे भी लग रहा है, टेंशन, मतलब एक पुली हमने लगा रखी है यहाँ पे ऐसे, इस पुली से भी एक रोप गई हुई है ऐसे, इससे भी कुछ बंधा हुआ है ब्लॉक, तब ये फोर्स तो ऐसे लगेगा ना इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक और जो टेंशन होगा टी डैश मान लो, तो ये टी डैश का डायरेक्शन क्या हो गया? कुछ इस तरफ, जिधर भी होगा टी तो डैश। उसके कंपोनेंट्स लिख लेंगे हम। हाँ, तो जो भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फोर्सेस नहीं हैं, उनको हम क्या करेंगे, उनके कंपोनेंट ब्रेक करके उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बना देंगे। यस आई सर। बात समझ में? मान लो हॉरिजॉन्टल से एंगल पता है थीटा, तब इसका हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा। टी डैश कॉस थीटा, क्योंकि फिलहाल टी डैश टी लिया था, डैश और जो वर्टिकल वाला हो जाएगा टी वो हो डैश जाएगा साइन। टी डैश साइन थीटा। थीटा। सिद्धि, क्लियर हो रहा है ना? हाँ सर। ठीक है। और अगर वर्टिकल से एंगल पता है, क्योंकि जरूरी नहीं है हॉरिजॉन्टल से ही एंगल पता होता है हमेशा, मान लो ये दिया हुआ है और ये एंगल जो है वर्टिकल से पता है, यहां से पता है ये वाला तो एंगल, सर वर्टिकल वाला कॉस थीटा हो जाएगा। बस इतना ही फर्क आएगा, है ना। तब वर्टिकल वाले को क्या बोलेंगे? कॉस थीटा, टी डैश कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा टी डैश साइन थीटा। थीटा। पूरी तरह क्लियर है? यस सर, तो क्लियर। ऐसे ही जो एक्स्ट्रा फोर्सेस हैं उनका मिल जाएगा। बस फाइनली लास्ट में सारे फोर्सेस को हमें दो दो डायरेक्शंस में लेके जाना है, जो कि या तो वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा। अब देखो, जरूरी नहीं है कि ये वर्टिकल हमेशा ऐसा ही वर्टिकल हो और हॉरिजॉन्टल ऐसा ही हॉरिजॉन्टल हो, क्या पता ऐसा हॉरिजॉन्टल हो तो उसके लिए वर्टिकल ये हो जाएगा, ठीक है। और ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हम मोशन के डायरेक्शन के हिसाब से चुनेंगे। यहाँ पे ये ट्रॉली के ऊपर अगर देख रहे हैं, तो ये सरफेस पे या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, तो एक इसका जो मोशन का डायरेक्शन है उसके हिसाब से हम फोर्स का लेंगे हॉरिजॉन्टल ऐसा वाला, तो इसके हिसाब से दूसरा क्या हो गया? वर्टिकल, ये वाला, यस सर। ठीक है। लेकिन अगर यही सेम चीज हम इस ब्लॉक के लिए देखें, तो ये ब्लॉक तो इधर या इधर नहीं जाएगा ना, सोच के देखो, अगर हम इसको छोड़ भी दें तो नीचे जाएगा, इस तरफ थोड़ी ना इंक्लाइन तोड़ के चला जाएगा या उड़ के इधर चला जाएगा। हॉरिजॉन्टल ऐसे वाला नहीं है इसका, इसका हॉरिजॉन्टल ही ऐसे है, समझ में आई बात? तो इसका इंक्लाइन के हॉरिजॉन्टल अलोंग, ये मान लेंगे। इंक्लाइन के अलोंग इसका हॉरिजॉन्टल है ऐसे, तो इस डायरेक्शन में या तो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, तो इसीलिए इसका एक जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये रहा। तो दूसरा कौन सा हुआ? इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाला। तो हम सारे फोर्सेस को जो जो इससे अलग डायरेक्शन में है, मान लो एक फोर्स mg है नीचे की तरफ, तो इसके कंपोनेंट हम ब्रेक करेंगे और mg को इधर और इधर लेके आएंगे cos थीटा sin थीटा बना के। यस सर। समझ में आई बात? और जो इधर ही है उनको कोई दिक्कत नहीं, जैसे फ्रिक्शन इधर ही है कोई बात नहीं, एन इधर ही है कोई बात नहीं, ठीक है। हम अगर इसके ऊपर कोई फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं, तो वो फोर्स इस तरफ है, उसके भी कंपोनेंट ब्रेक कर लो, है ना, इधर ले आओ इधर ले आओ कंपोनेंट ब्रेक करके। हो गया? सबको ये बातें समझ में आ रही हैं? यस सर। ठीक। हाँ सर। लेकिन क्यों हम इनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप में लेके आ रहे हैं, उसका रीजन बस ये है कि ज्यादातर केस में हॉरिजॉन्टल हम लोग वो लेते हैं जिस डायरेक्शन में मोशन होने वाला होता है, जैसे ये ट्रॉली है, या तो राइट जाएगी या लेफ्ट जाएगी। तो जो वर्टिकल हैं, हमेशा वर्टिकल वाले फोर्सेस को तो हमको बस इक्विलिब्रियम में दिखाना होता है कि पर वो हो फोर्सेस तो जाए। कैंसल कर रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि ये ट्रॉली ऊपर उड़ नहीं जाएगी और जमीन तोड़ के अंदर नहीं घुस जाएगी। तो इसका यस। मतलब है कि इसके ऊपर वर्टिकल फोर्स बैलेंस है, नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो कि वर्टिकल वाला है, हम यहाँ पे जोड़ते चले जा रहे हैं अजीब लग रहा होगा, वर्टिकल वाला है वो 0 है, सही है ना, क्योंकि बॉडी ऊपर या नीचे तो जाएगी नहीं, तो उसके हिसाब से पता कैसे चलेगा 0? तो ये सारे फोर्सेस बैलेंस करने पड़ेंगे, यानी कि जितना अपवर्ड फोर्स है टोटल उतना ही डाउनवर्ड भी होना चाहिए, तभी तो यस। ऐसा होगा। तो अपवर्ड कितना है यहाँ पे? n प्लस टी डैश कॉस थीटा, हमारे लास्ट एग्जाम्पल के हिसाब से, ठीक है। और डाउनवर्ड कितना है? mg। तो तो ये बराबर है। दोनों इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड में, तब जाके क्या हो जाएगा ये इक्विलिब्रियम में, यानी कि नेट फोर्स 0 वर्टिकल डायरेक्शन में। आई बात समझ में? यस सर। तो या तो ये तरीका है, इक्वल होने चाहिए ऐसे दिखा दो, या फिर नेट फोर्स 0 के हिसाब से ये माइनस mg इज इक्वल टू 0 ऐसे दिखा दो, ठीक है। क्योंकि ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में थे, तो उनका एक डायरेक्शन ले लिया, दोनों को सेम सेम साइन लिया, इसको पॉजिटिव तो इसको भी पॉजिटिव,
ठीक है, और mg उनके ऑपोजिट था तो इसीलिए उसको माइनस में mg ले लिया। ठीक, ये भी कर सकते थे कि हम mg को पॉजिटिव ले लें और और बाकी इन माइनस दोनों को एन नेगेटिव ले लो, माइनस माइनस n माइनस टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये टोटल फोर्स है ना ये, और नेट फोर्स 0 है। आ गया समझ में? यस सर। सिद्धि तुम्हें समझ में आ रहा है या नेट फोर्स 0 हाँ क्यों किया जा सर। रहा है? नेट फोर्स 0 क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वर्टिकली बॉडी ऊपर उड़ नहीं रही है और नीचे जमीन के अंदर घुस नहीं रही है, ठीक है ना? इसीलिए हाँ सर। वर्टिकल वाले फोर्सेस का नेट 0 है। ठीक, दो नेट होंगे यहाँ पे, तो एक हॉरिजॉन्टल वाले का अलग नेट निकाल लेंगे और वर्टिकल का अलग नेट निकाल लेंगे, जो कि आसान हो जाएगा, बहुत सारा कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा ना उसमें, क्योंकि ऑपोजिट फोर्सेस को सॉल्व करना तो सबसे आसान होता है, बस या तो ऐड हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यही सब होगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन तो ऐड, जैसे ये दोनों हुए, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट। आया समझ में? बस। यस सर। तो हाँ ये सर। ये एक इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है, ऐसा कुछ समझ लो। ठीक, दूसरा हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेस को देखना पड़ेगा, वो बैलेंस करने पड़ेंगे। तो हॉरिजॉन्टल में अगर इसमें जैसे लिखा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि बॉडी चल रही है, और काइनेटिक फ्रिक्शन अगर लेफ्ट साइड लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि बॉडी राइट साइड चल रही है। चल रही है। यस सर। समझ में आई बात कि हमें ये कैसे समझ में आ रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब ही है कि चलते हुए लगेगा वो, ठीक है, और जिस तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा उसका उल्टा ही तो चल रही होगी बॉडी। यस सर। अगर हम ऐसे कहें कि एक सरफेस है, इस पे इस तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है? सर इधर इसके चल रही अपोजिट होगी, साइड चल रही ऑपोजिट जाएगी तब तो इधर अपोजिट फ्रिक्शन में। लगेगा, है ना? क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, है। चलने के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, यस। तो इसीलिए बॉडी इधर जा रही होगी, पक्का है। और अगर इधर जा रही है बॉडी, ठीक है, और रेस्ट से चलना, पहले रेस्ट पे थी, मान लो इसकी क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि पहले रेस्ट पे थी और इधर जा रही है, जाना शुरू हो गई, तो इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में एक नेट फोर्स जरूर होगा। यस सर। सही है, तो एक यस नॉट सर। हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा। तो यानी कि राइट साइड एक नेट फोर्स है, तो हम राइट वाले फोर्सेस को ले लेते हैं पॉजिटिव, यानी कि टी प्लस टी डैश साइन थीटा पॉजिटिव। ठीक, और सर ये ये साइन क्योंकि थीटा हटा दो ना, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हाँ हमारे क्या क्वेश्चन में टी डैश साइन थीटा का है, कहीं नहीं है, जो एग्जांपल में पहले ना। एग्जाम्पल लिया था ना हमने उसके बेसिस पे है। हम इसको छोड़ दो, अब हम ये बता रहे हैं कि ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम के लिए इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। अच्छा अगर सर अगर ठीक इतने है। फोर्सेस तुमको एक फ्री बॉडी डायग्राम में नजर आ रहे हैं, तो हम उसको इक्वेट कैसे करेंगे, इनकी इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो सॉल्व करना है ना, कुछ ना कुछ, कुछ दिया है, कुछ निकालना है, तो इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको वो बता रहे हैं। ठीक है, तो मोशन अगर राइट साइड हो रहा है, तो यानी कि राइट साइड रिजल्टेंट फोर्स है, तो राइट वाले फोर्सेस को लेंगे पॉजिटिव, तो टी प्लस टी डैश साइन थीटा, और लेफ्ट वाले फोर्स को लेंगे नेगेटिव माइनस माइनस एफ एफ के। के इज सही इक्वल टू है, नेट फोर्स। और ये क्या होगा? नेट नेट फोर्स के बराबर, नेट एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। इसमें सब लोगों को कोई दिक्कत है? नहीं सर। अग्री हो नितिशा? यस सर। नितिशा प्रॉब्लम है? हेलो, बाकी सबको आवाज आ रही है? हाँ सर। हेलो नितिशा, आवाज नहीं आ रही है? पता नहीं क्या हुआ। हेलो हेलो हेलो, हमें लग रहा है आवाज आना बंद हो गई। ठीक है, तुम लोग को समझ में आ रहा है ना कि ये नेट फोर्स हाँ होगा। सर। और अगर नेट फोर्स हमें मिल गया तो वही तो होता है ना, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या रख सकते हैं, एम ए के बराबर। ठीक, अब ये नेट में लेके नहीं घूमेंगे, उसी को एम ए लिख देंगे बस, और ये हमारी एक और इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है? लेकिन इसमें हो सकता है ये भी दिया हो कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तब हम नेट फोर्स 0 ही बोलेंगे, फिर से घूम फिर के। यस सर। क्लियर? नितिशा आवाज आना शुरू हो गई? अभी नहीं यस आ रही सर। थी। तो ये समझ में आया ना, इतना नेट फोर्स आएगा क्योंकि राइट साइड चल रहा है, मतलब कि राइट साइड एक नेट फोर्स है। क्लियर? और नेट फोर्स किसके इक्वल होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी हमारी आराम से। लेकिन ये इक्वेशन सिर्फ तभी होगी जब राइट साइड एक्सेलरेशन से चले। हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगे, उस केस में फिर ये 0 हो जाएगा टोटल यस फोर्स, सर। टोटल नेट फोर्स। सही है ना? तो बस यही है, तो इक्वेशन कुछ ऐसी दिखने सर लगेगी। वो बराबर हो जाएंगे एक तरीके से। हाँ,
ठीक है, मिनिमम उतना रिक्वायरमेंट होगा ना इस वाले फोर्स का, काइनेटिक के जस्ट बराबर, तो चलती तो रहेगी कम से कम। हो गया क्लियर कि कैसे इक्वेशंस बनाते हैं, कैसे फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, क्या समझ में आया नितिशा? तुमने पूछा था इसीलिए तुमसे पूछ रहे हैं। पहली रिक्वायरमेंट क्या है फ्री बॉडी डायग्राम को बनाने के लिए, क्या देखना पड़ेगा तुमको? सर फोर्स। सारे फोर्स, एक चीज पे कितने फोर्स लग रहे होंगे, किस किस तरफ लग रहे होंगे, जब तक तुमने एक भी मिस कर दिया ना गलती से, ठीक है, या एक भी फालतू एक्स्ट्रा ले लिया, तो फिर गलत बनने वाला है, पक्की बात। ठीक है, जितना दिया है उन्हीं इंफॉर्मेशन के हिसाब से और एक प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन के हिसाब से, प्रैक्टिकल नॉलेज के कॉमन सेंस के हिसाब से तुमको बताना है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स तो देगा नहीं, वेट तो देगा नहीं। ठीक है, वो सब अपने कॉमन सेंस है, लेकिन जो उसके अलावा एक्स्ट्रा फोर्सेस हैं वो ये लोग जरूर देंगे। ठीक है, जैसे ये फ्रिक्शन था तो दिखाना पड़ा, टेंशन था तो दिखाना पड़ा कि एक रस्सी लगी है, बिना रस्सी लगाए हम कैसे दिखा देंगे कि टेंशन है, सही है ना? तो वो तुम्हें दिखेगा खुद, उसमें कोई इतनी यस सर। दिक्कत नहीं आती है, तो आराम से बस उसको सॉल्व करना होता है। क्लियर हो रहा है? ये क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि आज थोड़ा और आगे तक का पढ़ लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हम लोग लास्ट एक इसका शायद एक और लेक्चर होगा हमें लग रहा है, उसमें सर्कुलर मोशन, उसके क्वेश्चन और पीछे से जो सर्कुलर मोशन कैसे रिलेट हुआ उस वाले चैप्टर से वो भी बताएंगे, लेकिन अभी उससे पहले तक का हम सोच रहे हैं खत्म कर लें। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन वगैरह तक का। आई बात समझ में? क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हम्म, ठीक है, कोई चीज को स्लाइड करने के लिए, रब करने के लिए, घिसने के लिए, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अच्छा, हम लोग चलने के लिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन का यूज करते हैं या रोलिंग फ्रिक्शन का यूज करते हैं? सर जहाँ तो लग रहा स्लाइडिंग था फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल सिद्धि तुम कह रही हो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और तुम दोनों का क्या स्टैंड है? सर मुझे भी यही लगता है। स्लाइडिंग। नितिशा? यस सर स्लाइड। जो सब कह रहे हैं वही हम भी कहेंगे, है ना? नहीं सर जरूरी तो नहीं है। नहीं नितिशा, इसलिए तुमने कहा या तुम्हें समझ मतलब कुछ पता है या समझ में आया उस हिसाब से? यस सर समझ में आया। हाँ, तो मतलब तुम तीनों बेवकूफ हो, तीनों को गलत समझ में आया है। ठीक है, क्योंकि अगर कौन घिस घिस के चलता है चप्पल, ये बताओ पहले। सर वो रोलिंग फ्रिक्शन था तो हमें लगा कि हम रोल तो नहीं करते नहीं, इसलिए। तुम रोल ही करते हो, सब लोग रोल करते हैं, लेकिन हम लोग जैसे ही रोल करते हैं तो आगे दूसरा पैर रख देते हैं, नहीं तो तुम रोल ही कर जाओगे। ठीक है, कैसे रोल? क्योंकि सोचो हम लोग चलते कैसे हैं, तुम खाली चलना अपना इमेजिन करो अभी, तब समझ में आएगा तुमको। जब कैसे चलते हैं वैसे इमेजिन करो, या चल के ही देख लो। तो तुम लोग एक जगह पैर टिकाते हो जमीन पे, अपना जूता टिकाते हो एक जगह पे, और क्या उसको घिसते रहते हो, जूता आगे पीछे स्लाइड करते हो, कुछ भी ऐसा करते हो, नहीं पीछे की सर तरफ उठा स्लाइड के करते हो? रखते हैं ना फिर दोबारा। कोई कोई करता है। हाँ, तो ये कोई कोई कोई। कोई की बात नहीं हो रही है, वो तो खेल है, मजाक चल रहा है कि हाँ घिस घिस के चप्पल चलना है। ठीक है, उसकी बात नहीं हो रही है, घिसने की जरूरत तो नहीं है ना चलने के लिए, नहीं सर। नहीं है ना? तो यहाँ वही बात हो रही है कि बस पैर को टिका के रखने की जरूरत है। तो जूता जब रख दिया तुमने, चप्पल रख दिया सरफेस पे, अब कैसे चलेंगे, कैसे चलते हैं आप बताओ, क्या होता है उसके बाद? तुमने रख तो दिया, पहला कदम रख दिया, अब क्या बस करोगे? फिर उठा लेते हैं और बस आगे दूसरा कदम, पिछला वाला कदम उठाते हैं ना, ये हैं? सर। यस और सर। तब तक क्या हो रहा है, तुम्हारा ये कदम यहीं पे है लेकिन तुम्हारी बॉडी आगे जा रही है। हम्म। नोटिस तो करो, यस ऊपर सर। तुम्हारी पूरी बॉडी है वो आगे जा रही है। ऐसी बॉडी भले किसी की नहीं होगी, लेकिन समझ लो ऐसे ही आइसक्रीम जैसा है, तो ये आगे जा रही है। ठीक है, और यस सर। तब दूसरा पैर हम आगे यहाँ पे रखेंगे। ठीक, अब ये पैर भले उठा लेंगे, ठीक है, ये पैर उठा लेंगे, यहाँ पे नहीं है पैर, ठीक, लेकिन फिर यहाँ से क्या होगा सोचो जरा, ये कदम फिर रखने के आगे बाद ये जाएगी। बॉडी फिर आगे जाएगी ना थोड़ी, यस सर। यहाँ पे कहीं यहाँ हो जाएगी, तब हम ये अगला पैर रखेंगे। होता है कि नहीं? यस सर। तो हम उस कौन से वाले फ्रिक्शन का यूज कर रहे हैं, रोलिंग का। ठीक है, सर हमें लगा कि स्लाइडिंग का मतलब है कि सीधा चल रहे हैं। नहीं सीधा से मतलब है ही नहीं, स्लाइडिंग का मतलब है दो हाँ। दो चीजों के बीच में रिलेटिव मोशन होना। ठीक है, मतलब सरफेस सरफेस लेवल पे रिलेटिव मोशन होना, घिसना, रब होना। तो हमको समझ चलने के गया लिए सर। रब करना जरूरी कहाँ होता है? और रोलिंग फ्रिक्शन में कौन सा फ्रिक्शन काम आता है? अभी तो हमने बताया दो ही टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, अभी तीसरा कहाँ से आ गया रोलिंग फ्रिक्शन? सर वो आएगा ना
आपके हाँ, कौन सा आएगा? सर जो चलने में का मतलब एफ के जो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक स्लाइडिंग वाला होता है, रोलिंग फ्रिक्शन में स्टैटिक काम आता है। तुम अभी जो एग्जांपल हाँ लिया हाँ सर, उसको अभी रुक ठीक रुक से के सोचो। चलते हैं, रुक रुक के हाँ, चलते हैं। वहां पे पैर टिका रहना जरूरी है ना, तब तो चल पाओगे। अगर पैर फिसलता रहा तो कैसे चलोगे? आई बात समझ में? जब यस सर। जब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू सरफेस और तुम्हारे शू के बीच में ज्यादा होगी, तब तुम सही से चल पाओगे। अगर नहीं हुई ज्यादा तो नहीं सही से चल पाओगे। ठीक है? अगर स्टैटिक फ्रिक्शन कम है तो तुम खुद को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। अच्छा, नोटिस किया है कि मॉल में दौड़ नहीं पाते हैं इतनी आसानी से? दौड़ना हाँ मुश्किल सा सर। लगता है मॉल में। लगता है ना? मतलब कभी जरूरत पड़ जाती है थोड़ा तेज चलने की भी, तो वो भी मुश्किल लगता है। लगता है ना? हाँ ऐसे यस, थोड़ा फिसलने का फिसलते हैं चलना क्योंकि भागने हाँ, जाते हैं। क्योंकि टाइल जो है वो कैसी इट्स स्मूथ। है ना? थोड़ी सी स्मूथ है। तो स्मूथ होने से प्रॉब्लम क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा नहीं मिलने वाला। और स्टैटिक ज्यादा नहीं मिलने वाला इसका मतलब क्या है? वैसे तो कोई फ्रिक्शन ज्यादा नहीं मिलने वाला, तो स्टैटिक भी ज्यादा नहीं मिलने वाला, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी कम होगी। तो उसकी वजह से होगा क्या कि हम पैर को टिका के पूरी बॉडी को आगे जल्दी जल्दी तो नहीं बढ़ा पाएंगे। धीरे धीरे चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना? थोड़ा थोड़ा तो बढ़ा ही पाएंगे, कुछ तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। ज्यादा यस। जल्दी बढ़ाने के लिए तो हमको ज्यादा फोर्स चाहिए ना। तो वो फोर्स मिलेगा, हमने पहले ही कहा था। हम लोगों की खुद की ताकत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? कोई भी कितना भी तेज रनर हो, उसेन बोल्ट को भी तेल तेल डाल के एक मॉल में टाइल्स पे तेल डाल के दौड़ा दिया रहा तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? वो भी नंगे पैर, कोई शूज नहीं है, कुछ नहीं है। तब काय का उसेन बोल्ट 1 घंटे में भी 10 कदम नहीं चल पाएगा। तो सर से क्रिश भी थोड़ा बनाना है, पानी पे चलाना है। हाँ, वो पानी पे तो ना चल पाएगा सर, सिंपल सी पानी पे बात है। नहीं कह रहे हैं, पानी पे नहीं कह रहे हैं। एक सरफेस है, टाइल है, उसके ऊपर ऑयल डाल दो। ठीक है? उसका फ्रिक्शन इतना कम कर दो, ऑयल डालोगे तो और कम हो जाएगा ना। 10 कदम नहीं जा पाएगा, 1 घंटा लग जाएगा उसको। वो सर बात वैसी होगी एक तरीके से। नहीं, वैसी नहीं, मतलब तुम समझो। तुम अपने पूरी ताकत से कहीं नहीं जाते हो, तुमको एक्सटर्नली एक ताकत की जरूरत पड़ती है, एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। जितना हम लोग उछलते हैं ना कि मेरी ताकत इतनी, मेरी ताकत उतनी, फ्रिक्शन खत्म कर दो, सबकी ऐसी तैसी हो जाएगी। या कोई भी चल ही नहीं बाहर की, पाएंगे सर बाहर फ्रिक्शन के की फोर्सेस वजह से। खत्म कर दो, बात खत्म। कोई फोर्स नहीं, कोई ताकत नहीं। आई बात समझ में? अंदर की सारी एनर्जी ताकत सब बेकार है उसके सामने। क्लियर हुआ सबको? तो हम लोग जितना समझते हैं उससे ज्यादा डिपेंडेंट है नेचर के ऊपर। नेचर ही सब कुछ दे रहा है हम लोगों को। ठीक है? यस सर। सबको बात समझ में आ रही है? सिद्धि? तो एक्सटर्नल फोर्स ही चाहिए होता है, सिंपल यही समझा जा सकता है बस। ठीक है? बाहर से फोर्स नहीं मिलेगा, बाहर से जो रोलिंग फ्रिक्शन वाला फोर्स नहीं मिलेगा तो हम चल भी नहीं पाएंगे। तो यस सर। रोलिंग रोलिंग कुछ है नहीं, बस वही पैर टिका के आगे बढ़ने की बात हो रही है। तो यहाँ पे बस रोलिंग फ्रिक्शन की बात होगी। रोलिंग फ्रिक्शन से रिलेटेड ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये बस स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, रुका हुआ वाला। ठीक है? बस इसमें क्या है कि एक जगह रोक के, एक बॉडी का एक पार्ट एक जगह रोक के दूसरा पार्ट आगे की तरफ हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि जो अभी हमने बोला था, एक सरफेस पे स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत है। ठीक है? तो अगर ये ब्लॉक लंबा सा होता और तब हम इसको यहाँ पे फोर्स लगाते, तो ये आगे जाता, स्लाइड नहीं होके भले सर, नहीं, लेकिन पलट गिर के जाएगा। जरूर चला जाता, पलट के जाता ना। तो वही रोल तो कर जाता, रोटेट कर जाता ना। समझ में आई बात? और फिर से ऐसे ही उठा लो, जैसे कि अगर फ्रिक्शन ज्यादा है और एक ब्लॉक है तुम्हारे पास, तो उसको पलट पलट के लेके जा सकते हो। यानी कि इसको ऐसे पलट दो तो ये फिर यहाँ रखा हुआ हो जाएगा, सर स्लाइड कभी नहीं हुआ। कभी करते भी हैं ऐसा हम। हाँ, करते हैं ना, लुढ़का लुढ़का के लेके जाते हैं ऐसे पलट पलट के। लेकिन उतना ज्यादा नहीं करते हैं अगर कोई सामान वामान हो या वैसा कुछ, लेकिन कर सकते हैं। समझ में आ रही बात सबको? हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यहाँ फोर्स लगाओ, पलट जाएगा। ठीक है? तो अब जो सरफेस यहाँ, ये सरफेस वो वाला है जो इसके राइट में था ऐसे यहाँ पे, है ना? और ये वो वाला है जो टॉप था, पहले टॉप था, अब इधर आ चुका है। अब ये जो टॉप है, जब हम इसको पलटेंगे तो ये टॉप वाला फिर राइट में चला जाएगा। ठीक है? अगर इसका नाम टी है, तो अब नेक्स्ट टाइम ये पलट के जब यहाँ आगे आएगा तो ये टी हो चुका होगा। सही है? बात समझ में आ रही है ना क्या बोलना चाह रहे हैं? यस सर। पलटेगा तो फिर सरफेस बदलने की, टॉप सरफेस अलग हो गई अब। ठीक है? तो ऐसे ही पलटा पलटा के लेके जा सकते हैं। तो यही चीज रोलिंग होती है। रोलिंग इससे डिफरेंट नहीं होता। जब पढ़ोगे तो और चीजें समझ में आएंगी रोलिंग के बारे में। क्लियर? सर यहाँ जो पे देखो, कार का टायर मूव करता है वो क्या होता है? रोलिंग होती है।
रोलिंग होती है ना वो भी एक और तरीके से, क्या, क्योंकि एक तरीके से क्या वो वही तो रोलिंग है, वही रुक रोल रुक होता के है। चल रहा है। क्योंकि वो सब सरफेस पे यहाँ टिका हुआ है। अब हम्म। टायर यहाँ से सरफेस को पीछे की तरफ खींचना चाह रहा है, धकेलना चाह रहा है, लेकिन क्योंकि टायर रबर का बना हुआ है, रबर और उसके बीच में अच्छा खासा फ्रिक्शन होता है, तो इसीलिए पीछे तो नहीं जाने वाली, मतलब रोड उस तरह से तो पीछे नहीं, और स्लाइड तो हो जाने नहीं वाला है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अच्छी खासी ज्यादा है। आई बात समझ में? ऊपर से कार है या बाइक है, भारी बहुत है, तो एन की वजह से और ज्यादा हो गई वैल्यू, म्यू एस एन की। समझ में आई बात? एक तो म्यूएस की वैल्यू अच्छी खासी ज्यादा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वाले की वैल्यू ठीक ठाक ज्यादा है, तो ये टूटेगा तो इतनी आसानी से नहीं। ठीक है, तो होगा क्या, ये बस इसके ऊपर उसी के बराबर फोर्स लगा देगा जितना ये लग रहा है, जितना एफएस लग रहा है उसी का इसको वापस मिल जाएगा इसको। ठीक है, इस पूरी बॉडी पे, तो इस बॉडी के हम मान लेते हैं सेंटर पे लग रहा है ना, यही तो होगा। तो ये बॉडी आगे नहीं जाएगी, सोचो आगे कैसे जाएगी, स्लाइड हो के नहीं, रोटेट तो हो जाएगी। अगर इस तरफ फोर्स लगाओगे, अब तुम खुद ही सोचो ना कि अगर एक पहिए पे इस तरफ फोर्स लगाते हो तो क्या होता है, पहिया का स्लाइड होके तुम्हारी तरफ आता है कि रोल हो हाँ, जाता इसका है, रोल। लुढ़क जाता है ना आगे की तरफ, ऐसे रोटेट हो जाता है। सबको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। तो ये रोटेट हो जाता है आगे की तरफ, यानी कि अब आगे जब बढ़ चुका होगा तो शायद ये सरफेस कांटेक्ट में आ जाएगी यहाँ पे, ऐसे नहीं, यस सर। फिर और आगे जाएंगे तो ये सरफेस आगे कांटेक्ट में आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी, टच करती जाएगी, और फिर वो यही वाला काम करना शुरू कर देगी सरफेस। क्लियर? बस यही है, यानी कि हम कोई भी फोर्स इसके ऊपर लगाते हैं ऐसे, तो ये फोर्स अपोजिट में ये फोर्स आएगा फ्रिक्शन वाला। ठीक है, तो क्योंकि हम एक पाइवोटेड, और ये पॉइंट पाइवोटेड जैसा काम करता है, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग जब चलते हैं तो हम लोगों का जो पैर जमीन पे होता है वो पॉइंट, वो पैर पाइवोट के जैसा काम करता है, टिकाना पड़ता है ना वहां पे, तभी तो पूरी बॉडी आगे जाएगी। समझ में आ रही बात? पाइवोट का मतलब वहां पे एक कील ठोक दी गई है जैसा लग रहा है, वो फिसल नहीं सकता, अगर वो स्लाइड हो गया, फिसल गया, तो फिर सही से नहीं चल पाएंगे, सर गिर जाएंगे। गिर जाएंगे। तो उसी से तो हम बॉडी को आगे की तरफ लेके जाते हैं, सही है कि नहीं? ठीक है, रुकना पड़ता है, तो वैसे ही रोलिंग में भी ये वाला जो बॉटम पॉइंट है ये रुका हुआ होता है एक बहुत छोटे टाइम के लिए, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट मोमेंट आता है तो नेक्स्ट वाला पॉइंट टच हो जाता है आगे बढ़ के। ठीक है, तब वो रुका हुआ होगा, ये चल रहा होगा, ऐसा चक्कर होता है। तो ये पूरा आगे रोटेशन मोशन में समझाया गया है, इसमें तुम लोग को पूरा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यस उसमें सर। उसके लिए और भी बहुत चीजें समझना जरूरी होता है कि कांटेक्ट कहाँ पे हो रहा है फोर्स का, हम फोर्स का कौन सा पॉइंट रख रहे हैं जहाँ पे फोर्स लगाने वाले हैं, वो सब बातें देखनी होती है। यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में बस बात हुई है, इसके ऊपर क्वेश्चंस और ये सब ज्यादा कुछ ऐसा होगा नहीं। आई बात समझ में? तो होगा भी तो खाली स्टैटिक फ्रिक्शन जैसा क्वेश्चन हो जाएगा बस, उस तरह का रोलिंग नहीं है ना यहाँ पे। यस सर। हो गया क्लियर सबको? क्लियर सर। ठीक है, और रोलिंग फ्रिक्शन बहुत यानी कि कम यूज करता है, एक सबसे खास बात जो होती है इसकी कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और बड़ा कम में ही काम चल जाता है इसका। हमने बोला ना कि बस खाली फ्रिक्शन वो वाला ज्यादा होना चाहिए स्टैटिक की वैल्यू, तो और इसीलिए बियरिंग्स यूज की जाती हैं, क्योंकि बियरिंग में अंदर रोलिंग हो रही होती है। यस सर। बियरिंग पता है सबको क्या होती है? बॉल बियरिंग से वो गोल गोल घूमते हैं तो। हाँ, बॉल बियरिंग्स जिसको बोलते हैं, यस पता है? हाँ, सर जो स्पिनर्स वगैरह में, मोटर्स वगैरह में सब में होती है, जिनमें ठीक है, फ्रिक्शन। रुक जाओ, तुम्हें यस पता सर। होगा। और किसी ने देखी है? नितिशा, क्या होती है, तुमने देखी है? सर मोटर्स में। मोटर्स में होती है। और सिद्धि, तुमने देखी है? सिद्धि, आवाज आ रही है? ठीक है, तुम लोग सुनो, मोटर्स में होती है, या सबसे और सिंपल बताएं, मोटर खोल के तो यस दिखेगा नहीं, साइकिल के और टायर में होती है सर बीच में। वो भी खोल के नहीं देखोगे। हम बताएं, वो जो यस सर। सिलेंडर सबके घर में है, हम्म। सिलेंडर यस वाला सर। कनेक्शन होगा, तो उसका जो वो होता है, क्या नाम है, रेगुलेटर, ठीक है, जिसको लगाते हैं, उस रेगुलेटर को निकाल लेना और उसको पलट के देखना, उसमें भी बॉल बियरिंग लगी होती है। ठीक है, उसमें भी गोल गोल बॉल्स होती हैं, ऐसे देखना, स्टील बॉल्स वहाँ पे यस क्या सर। काम है सर, वो तो ज्यादा है, घूमता भी नहीं है। रोटेट रोटेट ताकि सही से हो पाए, रोटेट सही से नहीं होगा तो पाइप के निकलने का डर रहता है, ये चक्कर है। यस अगर सर। वो उतना रिजिडली फिक्स हो जाएगा, रोटेट नहीं होगा फ्रीली, तो पाइप एक साइड से ही तो है ना,
तो अगर ये रिजिड हो गया तो फिर पाइप के निकलने का डर है, ये चक्कर है, समझे? इसलिए वो फ्रीली रोटेटेबल बनाया जाता है हाँ इसीलिए। सर, लगाने के बाद वो घूम जाता है, किधर भी घुमा लो। हाँ कहीं भी घुमा लो, वही चीज। तो यस सर। ठीक है, तो बीच वाला तो फिक्स रहता है, बीच का पकड़ के रखता है, लेकिन साइड का हिस्सा घूम सकता है, तो ये बॉल बियरिंग की हेल्प से ही होता है। और क्योंकि इसमें जो फ्रिक्शन होता है वो रोल होके होता है ना, खुद ही सोचो, ये बियरिंग जो है यहाँ पे दिख रहा है, ये बॉल है स्टील बॉल्स, तो ये ऐसे घूमेगा तो ये मतलब ये इस तरफ रोटेट होगा, तो ये वाला हिस्सा आगे जाएगा, तो ऐसे रोटेशन आना चाहिए, तो फिर ये हिस्सा इस तरफ घूमेगा। समझ में आई बात? यानी कि बॉल बियरिंग का सिस्टम ये है कि अंदर एक सिलेंडर लगा हुआ है, हॉलो सिलेंडर, बाहर एक हॉलो सिलेंडर लगा हुआ है, और अगर बाहर वाले हॉलो सिलेंडर को तुमने क्लॉकवाइज घुमाया, इसका मतलब अंदर वाला एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, या अंदर वाला अगर रुका हुआ है तो उसके रिस्पेक्ट में वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसा ही समझ लो। ठीक, या अंदर वाला यस तुमने किसी डायरेक्शन में घुमाया, ठीक है, तो बाहर वाला उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक है, यस सर। बॉल बियरिंग्स की हेल्प से। और इससे रोलिंग होने से जो फ्रिक्शन होता है वो काफी कम होता है, इसीलिए तो स्लाइड करने वाले व्हीकल हटाए गए ना। पहिया बनाने से क्यों इतना ज्यादा, व्हील बनाने से क्यों इतना ज्यादा एवोल्यूशन हुआ, उसका रीजन है क्योंकि वो रोलिंग से चलता था, जिसमें फ्रिक्शन की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। सर फोर्स भी तो कम ही लगती फ्रीली, होगी ना उसमें। हाँ कम कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसकी वजह से इजी मूवमेंट हो पाता है। ठीक यस है, और जो स्लाइड होके होता है उसमें बहुत फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, इजी मूवमेंट नहीं होता। तुम बैग से ही देख लो, बड़े बड़े बैग खिसकाने में उठाने में दिक्कत होती थी, उसमें हाँ बीच सर, में सिंपल सी पहिए बात लग है, उनमें टायर लगा दिए तो पहिए वो लगा दिए घूमते गए तो आराम रहेंगे। से स्लाइड लुढ़का के लेके जा सकते हैं। आई बात समझ में? बस यही है। यस सर। सिद्धि, सुन रही हो? पता नहीं आवाज नहीं आ रही है या फिर ऐसे। ठीक है, सबको आ गया ना समझ में? तो यस वही है, सर। बस रोलिंग फ्रिक्शन इसी तरह से काम करता है, एक बार पढ़ लेना इसको जरूर। और नेक्स्ट टर्न पे सर्कुलर मोशन, और फिर इसके बाद का आगे का पूरा खत्म हो जाएगा। अच्छा, शुरू में इतनी तेज चैप्टर चला था, ऐसा लगा था ना कि बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा, यस सर। लेकिन बात वो नहीं होती, शुरू की चीजें बहुत लाइट थी, तो हमने फटाफट से बता दिया, किसी खत्म चैप्टर किया। में शुरू में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। हाँ ऐसा है, किसी इसमें इसमें शुरू में दिया ही कुछ नहीं था, इसमें शुरू में खाली यही था फोर्स क्या होता है, कैसे तुम लॉज फोर्स ऑफ को समझ पाओगे, तो वो लॉज ऑफ उतना मुश्किल होता नहीं है ना, लॉज क्या होते हैं, तो इसीलिए वो फटाफट से होके निकल जाता है। और ये चीजें बिल्कुल फाइनली क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करती हैं, तो एक सर। एक करके समझना पड़ता है। हाँ, सर फ्रिक्शन का एंगल कितना होगा? फ्रिक्शन का एंगल कुछ नहीं, जैसे सरफेस है ना, तो इसी इसी सरफेस के अलोंग लगता है। हॉरिजॉन्टल है तो ऐसे, अगर ऐसे है तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा या ऐसे लग रहा होगा। यस सर। ठीक है, उसके हिसाब से तय होगा, मतलब कि अलोंग द सरफेस, दोनों सरफेस किस ओरिएंटेशन में है, एक दीवार है, ठीक है, उस पे तुम एक ब्लॉक रख दो और उसको ऊपर की तरफ स्लाइड करो, रख दो या फिर मतलब ऐसे ही दबा के फिर ऊपर की तरफ स्लाइड करो, तब फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। यस ठीक, सर। नीचे स्लाइड करो तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। क्लियर है? यस सर। तो तुम लोग चाहो तो क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है, फ्रिक्शन रिलेटेड तो होंगे थोड़े बहुत, लेकिन उसके बाद हम भी अभी बात करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, ये कंपोनेंट्स अभी क्वेश्चन नहीं हुआ है तो थोड़ी क्लैरिटी नहीं आई होगी, लेकिन सर्कुलर मोशन हो जाएगा उसके बाद हम क्वेश्चंस करवाएंगे नेक्स्ट टर्न पे, ज्यादा कुछ नहीं बचा होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन इसमें जब बताएंगे तब सही से समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक तो उसका उसी पे बेस्ड है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स पे, इसीलिए उस वाले में कुछ खास समझ में नहीं आता है ये। ठीक है, यहीं से क्लियर होता है कि ये आ क्या रहा है, कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है। हो गया सर क्लियर? सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन अलग अलग है ना? सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन नहीं, सर्कुलर मोशन भी रोटेशनल मोशन के अंडर आता है, लेकिन मतलब यहाँ पे सर्कुलर मोशन के एक एस्पेक्ट की स्टडी हो रही है कि उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लग रहा है, कितना लग रहा है। और जब रोटेशनल मोशन हम देखते हैं तो ये भी देखते हैं कि जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंची है तो कितना एंगल उसने कवर किया है, कितना टॉर्क फील हो रहा होगा उसको, ये सब देखना शुरू कर देते हैं सर बस। उसमें एंगुलर मोमेंटम सब कुछ हाँ, एंगुलर के बारे में बात एंगुलर करते के हैं। बारे में सारी बातें होने लगती हैं, रोटेशन से रिलेटेड जितनी चीजें होती है वो आने लगती हैं। यहाँ पे सर्कुलर मोशन को सिर्फ ऊपर ऊपर खाली फोर्स सेंटर सेंटर की तरफ कितना लग रहा तो है वही यहाँ तो देखा फिर जाता भी है। हम उसको दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, हाँ, फिर एक मोशन में मानेंगे। ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा नेक्स्ट टर्न पे, इसका नेक्स्ट लास्ट टर्न होगा। ठीक है, चलो ठीक है, फिर क्लास खत्म यस करते हैं। सर।